Hi friends, this is your host and host CA Parimal Singhal. Welcome back to the new series on Income Tax Act 2025 episode number 2. Namaste, Sat Sri Akal, Adab, Salam, good morning, good afternoon, good evening depending on the time zone you are in or the time of the day you are watching my video at. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम डेफिनेशन नंबर 23 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 विच इज ऑफ चैरिटेबल पर्पस. लास्ट एपिसोड 1 में हमने किया था सेक्शन 1 दैट इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट एंड सेक्शन 2 की फर्स्ट 22 डेफिनेशंस जिसमें लास्ट डेफिनेशन थी वो ऑफ कैपिटल एसेट जिसे आपने काफी इंजॉय किया होगा और अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए रहा होगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन नंबर 23. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट इज अबाउट चैरिटेबल पर्पस. So friends, glue your eyes to the screen for the next 1 or 2 hours, or you can see on your screen section 2 clause 23 that is about charitable purpose. As you can see, this definition is an inclusive definition and has point A to point G in its ambit. तो चैरिटेबल पर्पस हमारे देश में इंडिया में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 श्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या डिफाइन किया है उसको पढ़ते हैं. पहला सब क्लॉज है रिलीफ ऑफ द पुअर. अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आपका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे गरीबों की मदद हो रही है तो वो पर्पस चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा. से आप एक भोजन के लिए भंडारा चलाते हैं जिसमें गरीबों को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या 1 रुपी पर थैली फॉर एग्जांपल भोजन प्रोवाइड किया जाता है. दैट इज अ वर्क फॉर रिलीफ ऑफ पुअर. देन कम्स एजुकेशन. आपने चैरिटेबल स्कूल्स खोले हुए हैं, वहां पर आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या बहुत रीजनेबल फीस लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. दैट बिकम्स अ चैरिटेबल पर्पस. फिर आप योगा संस्थान चलाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है रामदेव बाबा का, वो पतंजलि के नाम से बहुत बड़ा योगा संस्थान चलाते हैं, तो ये एक्टिविटी करना भी एक चैरिटेबल पर्पस है. देन कम्स मेडिकल रिलीफ. आप कोई मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोई संस्था, कोई फाउंडेशन, कोई सोसाइटी, कोई ट्रस्ट या कोई सेक्शन 8 कंपनी रन करते हैं तो वो भी चैरिटेबल पर्पस माना जाएगा. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट activity which has been put in charitable purpose and it is about preservation. संरक्षण करना है ऑफ एनवायरमेंट का. दिल्ली एनसीआर में AQI 400 to 500 के बीच में रहती है तो एनवायरमेंट काफी खराब है. वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की. तो जो भी पार्डन मी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस प्रिजर्वेशन करती हैं एनवायरमेंट का, इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, forest and wildlife, this is also charitable purpose. Then comes preservation of monuments, places, objects of artistic or historic interest. जैसे लाल किले की प्रिजर्वेशन या कुतुब मीनार की प्रिजर्वेशन या हमारे जो काफी पुराने मंदिर हैं अगर उन्हें मॉन्यूमेंटल कैटेगरी में रखा गया है तो उनकी प्रिजर्वेशन एक चैरिटेबल पर्पस है. लास्ट बट नॉट लीस्ट is advancement of any other object of general public utility, that is GPU. आप जनरल पब्लिक की यूटिलिटी के लिए कोई से भी ऑब्जेक्ट को एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी चैरिटेबल पर्पस माना जाता है. ऊपर के 6 पर्पसेस को छोड़कर जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए आप कोई सा भी काम कर रहे हैं वो भी चैरिटेबल पर्पस माना जाता है. यू कैन आस्क सर हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं डेफिनेशन चैरिटेबल पर्पस. रीजन बीइंग इंडिया में जो भी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड वो जो भी डोनेशंस या ग्रांट्स कलेक्ट करते हैं वो खर्च करते हैं विद इन इंडिया, दैट टू ओनली एंड ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पस. तो अगर कोई भी ट्रस्ट, कोई भी फाउंडेशन, कोई भी सोसाइटी, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी जो रजिस्टर्ड है एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट इन आवर कंट्री, उसको अगर अपनी इनकम को इनकम टैक्स एक्ट से एग्जेम्प्ट कराना है तो खर्चा जो करना होगा वो इन्हीं दिए गए 7
पर्पसेस पे करना होगा। तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनके लिए ये सारे पर्पस दिए गए हैं, क्योंकि रिलीजियस ट्रस्ट का तो केवल एक ही पर्पस होता है, रिलीजियस पर्पस। फर्स्ट पर्पस वाज रिलीफ ऑफ पुअर, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड योगा, fourth medical relief, fifth preservation of environment, sixth preservation of monuments, and last but not the least the seventh one is advancement of any other object of GPU, general public utility. Let's cover it from the Bayer Act. This is clause 23 of section 2, and this is the definition of charitable purpose. It is an inclusive definition, as I told you. It includes first relief of poor, second education, third yoga, fourth medical relief, fifth preservation of environment, sixth preservation of monuments, and last but not the least the seventh one is advancement of any other object of general public utility. आपको अगर अपने ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट करानी है तो आपको केवल यही 7 पर्पसेस के लिए ट्रस्ट बनाना होगा और काम करना होगा. As you can see, we are covering the Income Tax Act 2025 from the Bayer Act itself and supporting it, corroborating it with the help of the notes I am providing you people. तो तड़कते भड़कते नोट्स हैं हमारे, कैची हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है, याद करने में, मेमोराइज करने में काफी आपको सुविधा प्रदान करेंगे. हम ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, बेयर एक्ट को भी रेफर करेंगे और अपने समरी नोट्स से चीजों को सिंप्लीफाई करके याद करेंगे और समझेंगे. नेक्स्ट क्लॉज in this order is clause 24 of section 2, which defines chief commissioner. So section 2 clause 24 talks about chief commissioner, and it is an exhaustive definition because it starts with means. ये एक exhaustive definition है. It says कि a person appointed under section 237 subsection 1 to be a CCIT, that is Chief Commissioner of Income Tax, or DGIT, that is Director General of Income Tax, or PCCIT, that is Principal Chief Commissioner of Income Tax, or PDGIT, that is Principal Director General of Income Tax. ये 4 पर्सन्स बंदे चीफ कमिश्नर की कैटेगरी में आते हैं. आपको समझ आ रहा होगा इस डायग्राम को देखकर कि चीफ कमिश्नर के पैरेलल, उसके समानांतर एक पोस्ट है डायरेक्टर जनरल की. तो जो ओहदा चीफ कमिश्नर का है वही डायरेक्टर जनरल का है. ऐसे ही जो ओहदा डेजिग्नेशन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की है वही प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल की है. ये कुछ स्पेशल डेफिनेशंस हैं. हम चीफ कमिश्नर पढ़ रहे हैं तो चीफ कमिश्नर में केवल चीफ कमिश्नर नहीं आएगा, जिस भी व्यक्ति को एज डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है वो भी चीफ कमिश्नर माना जाएगा. जिस व्यक्ति को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया है या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है वो भी चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन में आता है. तो स्कोप बड़ा है. केवल एक ही डेजिग्नेशन चीफ कमिश्नर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, खुद चीफ कमिश्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टर जनरल भी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी, प्लस प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल भी. लेट्स डू इट फ्रॉम द बेयर एक्ट टू क्लॉज 24 talks about chief commissioner. Chief commissioner means a person appointed to be a chief commissioner of income tax or director general of income tax or principal chief commissioner of income tax or principal director general of income tax. तो chief commissioner की definition में 4 designations covered हैं. First is of chief commissioner itself, second डायरेक्टर जनरल, थर्ड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एंड फोर्थ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल. ये ध्यान रखने वाली बातें हैं. ये चारों लोग चीफ कमिश्नर का काम कर सकते हैं. कमिश्नर फॉर योर नॉलेज में बता दूं एक रेगुलेटरी पोजीशन होती है, स्कोप ज्यादा होता है, और नॉर्मली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग में काम करते हैं. बट
This definition under clause 24 of section 2 टेल्स अस कि जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी स्टेप इन कर सकते हैं इनटू द शूज ऑफ चीफ कमिश्नर. द डायरेक्टर जनरल एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ चीफ कमिश्नर. यानी जो काम चीफ कमिश्नर कर सकता है वो ये डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल भी कर सकते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन. इन क्लॉज 25 ऑफ सेक्शन 2 इट टॉक्स अबाउट चाइल्ड. ये चाइल्ड की डेफिनेशन देती है. चाइल्ड हम पढ़ रहे हैं इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल के संबंध में चाइल्ड पढ़ रहे हैं. जैसे मिस्टर ए के संबंध में उसके चाइल्ड पढ़ेंगे और मिसेस ए के संबंध में उनके चाइल्ड पढ़ेंगे हम. तो इसकी डेफिनेशन कहती है चाइल्ड इंक्लूड्स, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. स्टेप चाइल्ड, सौतेला बच्चा भी चाइल्ड माना जाएगा. एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड, और गोद लिया गया बच्चा भी चाइल्ड माना जाएगा ऑफ दैट इंडिविजुअल. दिस इज द रीजन आई हैव मेंशन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. यहां पर ये जो स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड हैं, पार्डन मी, वो उस इंडिविजुअल के अगर हैं तभी चाइल्ड माने जाएंगे. एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए हैं और मिसेस ए हैं. मिस्टर ए और मिसेस ए का दोनों का मिलकर जो बच्चा है वो तो उनका एक्चुअल चाइल्ड है. पर अगर मिसेस ए का एक बच्चा किसी और हस्बैंड से है तो वो मिस्टर ए के लिए स्टेप चाइल्ड है. ऐसे ही मिस्टर ए का कोई बच्चा किसी और वाइफ से है तो वो मिसेस ए के लिए एक स्टेप चाइल्ड है. बट अगर मिसेस ए का कोई बच्चा जो वो अपने साथ फैमिली में लेकर आती हैं वो उनके एक्स हस्बैंड का स्टेप चाइल्ड था तो फिर वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चाइल्ड नहीं माना जा सकता. रीजन बीइंग वो उनके हस्बैंड का स्टेप चाइल्ड था तो वो उनके हस्बैंड का मिसेस ए के साथ नहीं हुआ था, किसी और के साथ हुआ था. इसलिए वो मिसेस ए प्लस उनके एक्स हस्बैंड की एक्चुअल चाइल्ड नहीं है. रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से वो यहां पर स्टेप चाइल्ड नहीं माना जाएगा. स्टेप चाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल माना जाएगा. तो मिस्टर ए के लिए वही स्टेप चाइल्ड होगा जो मिसेस ए का उनके एक्स के साथ हो. ऐसे ही मिसेस ए के लिए वही स्टेप चाइल्ड माना जाएगा जो मिस्टर ए का उनके एक्स के साथ हो. दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड. चलिए लेट्स डू इट फ्रॉम द बेल एक्ट. Clause 25 of Section 2 talks about child in relation to an individual, includes a stepchild and adopted child of that individual. Stepchild of that individual. इसी की वजह से जो मैंने आपको रिलेशन समझाए मिस्टर ए और मिसेस ए का एग्जांपल लेकर, वो इसी पोर्शन की वजह से आ रहे हैं जो यहां पर लिखा हुआ है ऑफ दैट इंडिविजुअल. मिस्टर ए के लिए कोई स्टेप चाइल्ड वही हो सकता है जो मिसेस ए का उनके एक्स के साथ हो, और मिसेस ए के लिए स्टेप चाइल्ड वही हो सकता है जो मिस्टर ए का उनके एक्स के साथ हो. नेक्स्ट डेफिनेशन इन द ऑर्डर इज ऑफ चाइल्ड. क्लॉज 25 ऑफ सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट चाइल्ड. क्लॉज 25 of section 2 talks about child. Child in relation to an individual. हम इस डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल. चाइल्ड इंक्लूड्स, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. अ स्टेप चाइल्ड एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल. ऑफ दैट इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में हम डिसाइड करने वाले हैं कौन स्टेप चाइल्ड होने वाला है, कौन अडॉप्टेड चाइल्ड होने वाला है. तो ज्यादा फोकस ऑफ दैट इंडिविजुअल के लिए हम स्टेप चाइल्ड से लेंगे. इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. एक कपल है, मिस्टर ए एंड मिसेस ए. इन
दोनों के बीच में जो बच्चा होता है दैट इज द एक्चुअल चाइल्ड, ना वो एक स्टेप चाइल्ड है ना वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। अब एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मिसेस ए प्लस उनके एक्स हस्बैंड से जो भी बच्चा होगा वो मिस्टर ए के लिए एक स्टेप चाइल्ड होगा। मिसेस ए और उनके जो एक्स हस्बैंड थे उन दोनों का मिलकर जो बच्चा था बायोलॉजिकली वो मिस्टर ए के लिए एक स्टेप चाइल्ड है। ऐसे ही मिस्टर ए और उनकी जो एक्स वाइफ हैं उन दोनों का अगर कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो वो मिसेस ए के लिए एक स्टेप चाइल्ड होगा। लेट्स एक्सटेंड द एग्जांपल फर्दर। मिसेस ए के कोई एक्स हस्बैंड थे और इन एक्स हस्बैंड की मिसेस ए से पहले कोई एक्स वाइफ थी। नाउ इन एक्स हस्बैंड और उनकी एक्स वाइफ जो मिसेस ए से पहले थी उनका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड था। वो जब हम मिसेस ए और उनके एक्स हस्बैंड के कंटेक्स्ट में सोचेंगे जिस समय वो लोग मैरिज के रिलेशन में थे तो वो मिसेस ए का स्टेप चाइल्ड था। जब मिसेस ए और उनके एक्स हस्बैंड एक्स नहीं थे वो एक्चुअल मैरिज रिलेशन में थे तब उनके एक्स हस्बैंड का अपनी एक्स वाइफ के साथ जो भी बायोलॉजिकल चाइल्ड था वो मिसेस ए के लिए स्टेप चाइल्ड था। बट वो चाइल्ड अगर मिसेस ए किसी वजह से अपने साथ ले आती है मिस्टर ए की मैरिज में उसके पालन पोषण के लिए तो वो मिस्टर ए के लिए यहां पर जो चाइल्ड हुआ था वो यहां पर मिस्टर ए के लिए स्टेप चाइल्ड नहीं हो सकता। रीजन बीइंग मिस्टर ए के लिए स्टेप चाइल्ड होने के लिए जरूरी है कि वो मिसेस ए की ऑफस्प्रिंग हो यानी उसको कंसीव मिसेस ए ने किया हो क्योंकि इस पर्टिकुलर चाइल्ड को मिसेस ए के एक्स हस्बैंड ने किसी और फीमेल के साथ कंसीव किया है। इस रीजन की वजह से वो मिस्टर ए के कंटेक्स्ट में स्टेप चाइल्ड नहीं हो सकता एंड द सेम इज ट्रू अदर वे राउंड अगर हम मिसेस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और मिस्टर ए की तरफ आगे बढ़े। ये मैंने बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है और बहुत एक्स्ट्रा डिस्कशन कर दिया है। इंडिया में ऐसे रिलेशनशिप्स नॉर्मली नहीं होते हैं तो ये चीजें फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा रिलेवेंट होती हैं। हम तो नॉर्मल केसेस में ज्यादा से ज्यादा स्टेप चाइल्ड का इतना ही सोच सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है उनका कोई अपनी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड के साथ बच्चा था। Let's read the definition from the Bayer Act. मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं दे शुड वर्क ऑन देयर इंग्लिश रिटन एज वेल एज वर्बल। उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए और उनकी रिटन इंग्लिश पर भी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पे बढ़ती जाएगी उतना लॉ को समझना और इंटरप्रेट करना आसान हो। चाइल्ड सेक्शन 2 क्लॉज 25 चाइल्ड इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल के रिलेशन में पढ़ रहे हैं इंक्लूड्स एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है स्टेप चाइल्ड एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड। स्टेप चाइल्ड भी आता है उसमें और अडॉप्टेड चाइल्ड भी आता है ऑफ दैट इंडिविजुअल। या तो मिस्टर ए के कंटेक्स्ट में सोचें या फिर मिसेस ए के कंटेक्स्ट में सोचें। मिस्टर ए के लिए
मिसेस ए और उनके एक्स हस्बैंड से का जो बच्चा है वो एक स्टेप चाइल्ड है, और मिसेस ए के कॉन्टेक्स्ट या पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो मिस्टर ए और उनके एक्स वाइफ का जो बायोलॉजिकल बच्चा है वो स्टेप चाइल्ड है। Move to the next definition, which is of commissioner. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर, इनसे आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उनकी डेजिग्नेशंस के बारे में पता चल रहा है, और ये भी पता चलेगा इन डेफिनेशंस के थ्रू दैट हु कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर डेजिग्नेशन एंड हु कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर डेजिग्नेशन। इसलिए इनको ध्यान से समझना है ताकि आगे चलकर जब हम लॉ में डीप डाइव करेंगे तो हायरार्की आराम से समझ सकें इन एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की, और इनके फंक्शंस को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। और लॉ का, इनकम टैक्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिटिगेशन। तो डिपार्टमेंट से अगर आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, केसेस हैंडल करते हैं, असेसमेंट्स हैंडल करते हैं, तो ये हायरार्की और ये डेजिग्नेशन को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लॉ को फ्रॉम द स्क्रैच लेके चल रहा हूं, और हम हर एक चीज को डिफरेंट एंगल से टटोल रहे हैं और डेलिबरेट अपॉन कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं एक सार्वभौमिक, एक ओवरऑल कमांड डेवलप करना चाहता हूं ऑन दिस सब्जेक्ट विच इज इनकम टैक्स लॉ। और क्योंकि नया एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसलिए आप लोगों को और भी ज्यादा ध्यान देना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन in the clause 26 of section 2 which talks about commissioner. Commissioner means, ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है क्योंकि मीन्स से स्टार्ट हो रही है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब जो इसमें लिखा है बस एग्जैक्टली वही कमिश्नर का मीनिंग होगा। कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 टू बी अ CIT, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सी मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि सी रिप्रेजेंट्स कमिश्नर, और DIT दैट इज डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डी मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया हुआ है। देन कम्स PCIT, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड PDIT, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। जैसे हमने चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन में देखा था, चीफ कमिश्नर में सबसे पहले चीफ कमिश्नर खुद था, ऐसे ही कमिश्नर में पहले कमिश्नर खुद है। फिर उसके पैरेलल एक डेजिग्नेशन थी चीफ कमिश्नर के, डायरेक्टर जनरल। यहां पर कमिश्नर के पैरेलल है डायरेक्टर। चीफ कमिश्नर कमिश्नर के ऊपर था, उसकी पैरेलल डेजिग्नेशन थी डायरेक्टर जनरल, जो कि डायरेक्टर के ऊपर है। चीफ कमिश्नर हायरार्की में, सॉरी, कमिश्नर हायरार्की में चीफ कमिश्नर के नीचे आता है, ऐसे ही डायरेक्टर हायरार्की में डायरेक्टर जनरल के नीचे आता है। देन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ऊपर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, यहां हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल कमिश्नर। आपको रिलेशन लिंकिंग अभी से बनाकर चलनी है इस हायरार्की में। ऊपर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, यहां हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर। सेम लाइंस पर डेफिनेशन है कमिश्नर वाली जैसे चीफ कमिश्नर की थी। चीफ कमिश्नर की डेजिग्नेशन को 4 लोग संभाल रहे थे, खुद चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, देन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, देन प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। कमिश्नर की डेजिग्नेशन को 4 लोग संभाल रहे हैं, खुद कमिश्नर इनकम टैक्स, फिर डायरेक्टर इनकम टैक्स, देन प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, एंड डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर इनकम टैक्स। इट मींस जो डायरेक्टर डेजिग्नेशन के पद के प्रोफाइल के लोग हैं, दे कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ कमिश्नर्स। Director and principal director can be treated as commissioners. Let's read this definition from the Bayer Act. Section 2, Clause 26. Commissioner means, एक exhaustive definition है, a person appointed to be a commissioner of income tax or director of income tax or principal commissioner of income tax or principal director of income tax under section 2 clause 37। जिसको एज कमिश्नर अपॉइंट किया है वो भी कमिश्नर है, जिसको एज डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो भी कमिश्नर है, जिसको एज प्रिंसिपल कमिश्नर अपॉइंट किया है वो भी कमिश्नर है, और जिसको एज प्रिंसिपल डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो भी कमिश्नर है। आप कभी कोई चिट्ठी पत्री, कोई कम्युनिकेशन देखें जो डिपार्टमेंट के साथ हो रही है किसी एसएससी की,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कमिश्नर की जगह वहां पर डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर भी हो सकता है, प्रिंसिपल डायरेक्टर भी हो सकता है एज द साइनिंग अथॉरिटी, क्योंकि कमिश्नर की डेफिनेशन में ये चारों लोग आते हैं। ये जो डेफिनेशंस या पूरा लॉ मैं आपके साथ डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट्स, कलरफुल नोट्स विद प्रॉपर हाईलाइट शेयर करने वाला हूं। ये आपको अपने दिमाग में लॉ को कंपार्टमेंटलाइज करने में, उसको मेमोराइज करने में, उसको समझने में, उसके लिंक्स बनाने में और उसको एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ने में काफी मदद करने वाले हैं। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या अकाउंटेंसी पढ़ते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, वैसे ही हम इस लॉ को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, डिसाइफर करने वाले हैं, ताकि आपके नस नस में घुस जाए इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब हम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, विच इज ऑफ कंपनी। सबसे बड़े इकोनॉमी कंट्रीब्यूटर्स हैं कंपनीज। किसी भी देश की जीडीपी में कंपनीज का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है। ये बहुत ज्यादा बिजनेस रन करते हैं, काफी ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर बिजनेसेस। तो गवर्नमेंट भी इनसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू की उम्मीद रखती है। अब गवर्नमेंट क्योंकि इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को डिफाइन तो करना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेट्स गो थ्रू व्हाट द कंपनी मींस। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 28 talks about company. Again, it is an exhaustive definition because it starts with means. Company means an Indian company. एक इंडियन कंपनी कंपनी की डेफिनेशन में आती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। इंडियन कंपनी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं शेयर कर देता हूं। जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनती हैं, वो एक इंडियन कंपनी है। या फिर वो कंपनीज कभी बनी थी कंपनीज एक्ट 1956 या प्रायर लॉज के तहत, वो इंडियन कंपनी है। यानी जो इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट करने वाले कानून होते हैं, उनके तहत इनकॉर्पोरेट की गई हैं, वो इंडियन कंपनी होती है। और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बीसी स्टैंड्स फॉर बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो भी एब्रिविएशंस मैं अपने नोट्स में यूज कर रहा हूं, इनके लिए आपको एक ग्लॉसरी मिलेगी, उसमें आप इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। अदरवाइज जब मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि इन एब्रिविएशंस का या निमोनिक्स का या एक्रोनियम्स का फुल फॉर्म क्या है। हमारे नोट्स आपको कहां से डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे, ये मैं आपसे ड्यू कोर्स में शेयर करूंगा। और आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में या बुक फॉर्म में आसानी से मिल सकते हैं। जो भी फ्री रिसोर्सेज होंगे अगर, उनकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कंपनी मींस एन इंडियन कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बीसी स्टैंड्स फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ फॉरेन कंट्री लॉज। यानी बी पॉइंट में हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंपनी की। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो इनकॉर्पोरेट हुई है किसी विदेशी लॉ के तहत, यानी पार्डन में किसी बाहर की कंट्री के लॉ के तहत, वो भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कंपनी का मीनिंग रखती है। देन कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन या बॉडी जो कि इज एसेसेबल, उसका असेसमेंट किया जा रहा है, या वॉज एसेसेबल या पास्ट में एसेसेबल थी, और वॉज एसेस्ड या उसका असेसमेंट किया गया था। कोई भी बॉडी विच इज एसेसेबल और वॉज एसेसेबल और वॉज एसेस्ड एज अ कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो एसेसेबल है या एसेसेबल थी, या जिसको एसेस किया गया था, एज अ कंपनी एसेस किया गया था, और अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमारा पुराना वाला इनकम टैक्स लॉ है, जो जाने वाला है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, उसकी बात कर रहे हैं। वो भी कंपनी की मीनिंग में आती है बॉडी। और यहां हम जब बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो बात कर रहे हैं एज स्टूड बिफोर रिपील।
रिपील का मतलब होता है हट जाना। तो ये जो लॉ है इनकम टैक्स एक्ट 1996, जिस फ्रेम में ये खड़ा होगा बिफोर, इमीडिएटली बिफोर रिपील, हटने से पहले, ये 1 अप्रैल 2026 से हटने वाला है। तो जैसा ये 31 मार्च 2026 को जिस पोजीशन में होगा हमारे देश में, उस पोजीशन तक जिस भी बॉडी को एसेस किया गया 1961 के एक्ट के तहत, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। देन कम्स सब क्लॉज डी, वो बात करता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या ना हुआ हो, यानी लीगली उसका जन्म हुआ हो या ना हुआ हो, वो लीगली फॉर्म हुई हो या ना फॉर्म हुई हो, इंडियन और नॉट, या वो इंडियन भी हो सकती है या बाहर की किसी कंट्री की भी हो सकती है वो बॉडी, डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी बाय द बोर्ड, बोर्ड का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी ऑर्डर, यानी सीबीडीटी ने अपने ऑर्डर के तहत किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एसोसिएशन को या बॉडी को डिक्लेयर कर दिया अगर कि इसे कंपनी माना जाएगा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, तो उसे कंपनी माना जाएगा। से किसी फॉरेन कंपनी की कोई ब्रांच है इंडिया में, उसका असेसमेंट बोर्ड ने ऑर्डर निकाल के कह दिया है कि अगले 3 साल तक एज कंपनी किया जाएगा, तो उस ब्रांच को जो फॉरेन कंपनी की इंडिया में है अगले 3 साल तक एज कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। लेट्स रिवाइज। कंपनी अंडर क्लॉज 28 ऑफ सेक्शन 2 मींस एनी इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी मैंने आपको बताया, आप याद रखें, मोटा मोटा कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी बनी है या बन रही है, वैसे उनसे पुराने लॉ भी जो थे हमारे देश में जो कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करते थे, उनके तहत भी जो कंपनी बनी वो कंपनी होती है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय या अंडर अ फॉरेन कंट्री लॉज, यानी किसी हम फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं जो किसी दूसरे देश के लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट की गई है। फिर आता है कोई भी इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन या बॉडी जो एसेसेबल अभी भी है, यानी उसका केस अभी भी चल रहा है पुराने लॉ के तहत, या वॉज एसेसेबल, पहले एसेसेबल थी, या वॉज एसेस्ड, जिसको एसेस किया गया था एज अ कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, और एज स्टूड बिफोर रिपील, यानी ये लॉ किस सिचुएशन तक इस लॉ के तहत उसका असेसमेंट माना जाएगा, जैसे वो रिपील से पहले था हमारे देश में, यानी 31 मार्च 2026 तक जिस हालत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिस पोजीशन में हमारे देश में लागू था, उस पोजीशन के तहत जितनी भी कंपनीज एसेसेबल हैं, एसेसेबल थी या एसेस किया गया था, वो सब कंपनी मानी जाएंगी। देन कम्स एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडियन और नॉट, जिनको बोर्ड ने, सीबीडीटी ने एक ऑर्डर के तहत किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिक्लेयर कर दिया कि भैया इनका तो आपको असेसमेंट किस तरीके से करना है, कंपनी मानकर करना है, तो वो बॉडी क्या मानी जाएगी, फिर कंपनी ही मानी जाएगी। तो दीज आर दी 4 एंट्रीज इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ए is of Indian company, B is of body corporated, incorporated under a foreign law, then a body which is assessed or was assessable as a company under Income Tax Act 1961. Then last but not the least is a body which was, whether incorporated or not, or whether Indian or not, declared to be a company by the board, CBDT, for a specified period. Let's do this definition from the Bail Act. Company, Section 2 Clause 28, कंपनी मीन्स, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इंडियन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी, एन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी विच इज और वॉज एसेसेबल और वॉज एसेस्ड as a company under Income Tax Act 1961 as it stood immediately before its repeal by this act. तो जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में इनकम टैक्स एक्ट 1961 था बिफोर इट्स रिपील, उसको हटाने से पहले हमारे देश में से कौन रिपील करेगा इसको, ये वाला नया लॉ इनकम टैक्स एक्ट 2025 हटाएगा इसको। तो जिस हालत में हटने से पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 खड़ा है हमारे देश में, उस हालत में जो जो बॉडी एसेसेबल है, एसेसेबल थी, एसेस की गई थी, उसके तहत वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। एज कंपनी एसेस की गई थी, यानी 1961 में जिसको कंपनी की तरह एसेस किया गया, वो 2025 में भी कंपनी मानी जाएगी। फिर एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, चाहे वो इंडियन हो या ना हो, अगर बोर्ड ने एक ऑर्डर से उसे डिक्लेयर कर दिया किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए एज कंपनी मानना, तो फिर उसे उस पीरियड के लिए कंपनी माना जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, एंड नो डाउट
It is one of the most important definitions. So next definition in the list is under subclause clause 29 of section 2, and this definition is of company in which public are substantially interested. ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सबस्टेंशियल इंटरेस्ट होता है, पब्लिक से रिलेटेड होती है कंपनीज, पब्लिक के स्टेक्स जुड़े हुए होते हैं उन कंपनीज से। इसको मैं थोड़े शॉर्ट नेम सेक के लिए बोल के चलूंगा, आप वाइडली हेल्ड कंपनी। वैसे एक्चुअल डेफिनेशन का टाइटल है कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। हम इसको बोल के चलेंगे फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी, छोटे नाम के लिए, अ वाइडली हेल्ड कंपनी। इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाएंगी? पहला इंक्लूजन है इसमें गवर्नमेंट या आरबीआई की कंपनी। ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, आरबीआई की कंपनी है। ये मैंने हेडिंग दे रखी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इनकी डिटेल पढ़ते हैं। ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ और आरबीआई, हम ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ओन हो या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ओन हो। या फिर मिनिमम 40% शेयर्स इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कौन होल्ड करता हो, या तो गवर्नमेंट होल्ड करती हो, या आरबीआई होल्ड करती हो, या आरबीआई का कोई कॉर्पोरेशन होल्ड करता हो। तो मैंने हेडिंग दी है गवर्नमेंट या आरबीआई कंपनी। इसकी डिटेल क्या है कि वो कंपनी या तो ओन करती है गवर्नमेंट या आरबीआई। ओन कैसे करते हैं हमारे देश में गवर्नमेंट कंपनी? जब मिनिमम 51% जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो अगर वो गवर्नमेंट ओन या आरबीआई ओन कंपनी है तो वो एक वाइडली हेल्ड कंपनी है। या फिर थोड़ा और रिलैक्स किया नॉर्म को, अगर मिनिमम 40% शेयर्स भी इंडिविजुअली या कलेक्टिवली गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने या आरबीआई की कॉर्पोरेशन ने, इन लोगों ने अलग अलग या मिलकर होल्ड कर रखे हैं। कलेक्टिवली का मतलब होता है इन लोगों ने अगर मिलकर भी होल्ड कर रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 30% शेयर्स खरीद रखे हैं गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने खरीद रखे हैं 12%, तो मिलकर हो गए 42%, तब भी ये एक कंपनी बन जाएगी जो वाइडली हेल्ड कंपनी होगी, यानी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 8 कंपनी। हमारे देश में जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं जो कि चैरिटी के नॉर्मली पर्पज से बनाई जाती हैं, वो वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएंगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। तीसरा इंक्लूजन है इसमें एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है। आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो मैं शेयर कर देता हूं। हमारे देश में जो कंपनीज बनती हैं वो शेयर कैपिटल वाली भी हो सकती हैं, यानी जिनकी कोई शेयर कैपिटल हो, या ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी कोई शेयर कैपिटल ना हो, जैसे लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज या तो इनकॉर्पोरेट होती हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती हैं। तो अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं होगी, तो उस केस में उसके कोई शेयर होल्डर्स भी नहीं होते, फिर वहां मेंबर्स कहलाया जाता है। उसके जो हिस्सेदार होते हैं कंपनी के जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं मेंबर्स। अब कोई नो शेयर कैपिटल कंपनी है, ये कब मानी जाएगी एक वाइडली हेल्ड कंपनी? जब बोर्ड ने, यानी सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उसे डिक्लेयर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डिक्लेयर किया हुआ है टू बी अ वाइडली हेल्ड कंपनी। सीबीडीटी ने एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर किसी नो शेयर कैपिटल वाली कंपनी को डिक्लेयर कर दिया कि ये एक वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएगी, तो फिर वो वाइडली हेल्ड कंपनी है। अब सीबीडीटी ऐसे डिक्लेयर क्यों करता है? सीबीडीटी ऐसे डिक्लेयर कर सकता है ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्ट्स। उस कंपनी के हो सकता है ऑब्जेक्ट ऐसे हो कि वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, और उसकी नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप ऐसी है, उस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो कुछ ऐसे हैं, उनकी नेचर कुछ ऐसी है कि सीबीडीटी को लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को वाइडली हेल्ड कंपनी डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो सीबीडीटी उसको वाइडली हेल्ड कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। तो तीन इंक्लूजन हो गए। पहला, या तो वो गवर्नमेंट या आरबीआई कंपनी है। दूसरा, या फिर वो सेक्शन 8 कंपनी है। या फिर वो एक नो शेयर कैपिटल कंपनी है जिसे सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर रखा है टू बी अ वाइडली हेल्ड कंपनी। क्यों कर रखा है? उसके ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, या नेचर या कंपोजिशन ऑफ मेंबरशिप उसकी ऐसी है। नेक्स्ट, फोर्थ इंक्लूजन है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 406 406 के तहत जो निधि कंपनीज होती हैं या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज होती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 406 406, उसके तहत इनकॉर्पोरेट की जाती हैं निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज। वो कंपनीज भी वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाती हैं इस डेफिनेशन में अंडर क्लॉज 29 ऑफ सेक्शन 2। ये निधि कंपनीज कौन सी होती है? जिनका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। वो मेंबर्स के बीच में खेलती हैं, उन्हीं से पैसा लेती हैं और उन्हीं को जरूरत पड़ने पर पैसा देती हैं। तो दे प्ले अमंग देयर मेंबर्स
उनमें वो सेविंग की जो एक हैबिट होती है उसको इनकलकेट करती हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट बनाती हैं उन्हें और उनसे सेविंग्स करवाती हैं, तो उनसे छोटे छोटे डिपॉजिट्स लेती हैं और फिर अगर किसी मेंबर को जरूरत होती है उसे रीजनेबल रेट पर लैंड कर देती हैं। तो पार्डन नहीं, जो निधि कंपनीज होती हैं जो सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई गई हैं वो भी क्या मानी जाएगी, वो भी वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएंगे, यानी कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। नेक्स्ट इंक्लूजन है फिफ्थ पॉइंट का, एक ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स, मिनिमम 50% वोटिंग पावर इक्विटी शेयर्स का मतलब है ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनकी वोटिंग पावर कम से कम 50% है, वो किसने होल्ड कर रखे हैं, एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने होल्ड कर रखे हैं और थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर होल्ड कर रखे हैं, यानी 365 या 366 दिन पूरे थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर होल्ड कर रखे हैं। और यहां पर मैंने इक्विटी शेयर्स पर ये एट द रेट का साइन लगाया है और उसको यहां डिफाइन किया है एट द रेट को, इसका मतलब है अनकंडीशनली अलॉटेड और एक्वायर्ड। ये इक्विटी शेयर्स ऐसे इक्विटी शेयर्स होने चाहिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अनकंडीशनली एक्वायर किए हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के अलॉट किए गए हैं, इनके ऊपर कोई राइडर्स नहीं लगे हुए, कोई लॉक-इन्स या कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है, ये ऐसे शेयर्स हैं। फिर से पढ़ते हैं, मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स अगर एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने होल्ड कर रखे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर और वो इक्विटी शेयर्स अनकंडीशनली अलॉट किए गए थे या एक्वायर किए गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, तो उस केस में वो पर्टिकुलर कंपनी भी एक ऐसी कंपनी मानी जाएगी जो वाइडली हेल्ड है, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक तरीके से उसकी जो ओनरशिप है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द पब्लिक एट लार्ज की भलाई के लिए ही बनाई जाती हैं, इसलिए ये कंपनी वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएगी। देन कम्स नेक्स्ट एफ पॉइंट, सब क्लॉज एफ है, वो बात करता है कि एक नॉन प्राइवेट कंपनी है, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। हमारे देश में कंपनी लॉ के तहत कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह भी फॉर्म किया जा सकता है या पब्लिक लिमिटेड की तरह भी फॉर्म किया जा सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक नॉन प्राइवेट कंपनी की, यानी कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, प्लस का साइन लगा हुआ है। पहली, वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए ऑन एन इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। दिस RSE stands for recognized stock exchange ऑन लास्ट डे ऑफ रिलेवेंट टैक्स ईयर, और ये कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं ये टैक्स ईयर के लास्ट डे यानी 31 मार्च को लिस्ट होने जरूरी है। इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन लास्ट डे ऑफ रिलेवेंट टैक्स ईयर, जिस भी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में है उस कंपनी को हम चेक कर रहे हैं कि वो वाइडली हेल्ड है या नहीं, उसके लास्ट डे को इक्विटी शेयर्स इस कंपनी के इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर होल्ड किए हों, किसने, या तो गवर्नमेंट ने या सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत बनी कॉर्पोरेशन में। यहां पर C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, S स्टैंड्स फॉर स्टेट और प्रोविंशियल लिखा हुआ है एक्ट कॉर्पोरेशन, यानी एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो बनी है किसी सेंट्रल लॉ के तहत, किसी स्टेट लॉ के तहत, किसी प्रोविंशियल एक्ट के तहत। वो कॉर्पोरेशन ने अगर होल्ड कर रखा है मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर, या फिर किसी भी क्लॉज 29 कंपनी ने होल्ड किए हो या उसकी 100% सब्सिडी ने होल्ड किए हो। सब्सिडी कैसे बनती है, पेरेंट ने खुद ने 100% शेयर्स खरीद रखे हैं तो, या उस पेरेंट की नॉमिनी ने किसी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद रखे हो तो वो उसकी होल्ली ओन यानी 100% सब्सिडी बन जाती है। तो किसी भी क्लॉज 29 कंपनी ने अगर ये मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले शेयर्स होल्ड कर रखे हैं या उस क्लॉज 29 कंपनी की किसी सब्सिडी ने 100% सब्सिडी ने भी ये 50% वोटिंग पावर वाले अगर इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो वो कंपनी एक वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्लॉज 29 वाली कंपनीज कौन सी हैं, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं इस समय क्लॉज 29, हम इस समय पढ़ रहे हैं क्लॉज 29। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज थी, ये गवर्नमेंट या आरबीआई वाली कंपनी, ये सेक्शन 8 कंपनी, ये नो शेयर कैपिटल वाली कंपनी, ये सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट वाली कंपनी, और ये ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स किसी एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने होल्ड कर रखे हैं। ये 5 केसेस हमने पढ़े। ऐसी किसी भी कंपनी ने अगर
क्लॉज एफ वाली नॉन प्राइवेट कंपनी के 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर, और वो कंपनी लिस्टेड भी है ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट टैक्स ईयर इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, तो वो कंपनी एक वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएगी। मैंने ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट सेक्शंस है इन द डेफिनेशंस, इसको डिसाइफर किया है, ब्रेक डाउन किया है इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इससे इसको समझना और याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कंपनी की जिसमें पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इस कंपनी में पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। वेट अ सेक। डू इट अगेन। सेक्शन 2 क्लॉज 29। हम बात कर रहे हैं कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इसे हम फॉर द सेक ऑफ प्रिविटी बोलेंगे वाइडली हेल्ड कंपनी। पहला इंक्लूजन है, पहली एंट्री इसमें है सब क्लॉज ए, गवर्नमेंट और आरबीआई कंपनी के नाम से आपको याद रखना है। यानी कोई भी गवर्नमेंट ओन या आरबीआई ओन कंपनी है, या एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 40% शेयर्स इंडिविजुअली या कलेक्टिवली गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं या आरबीआई ने, आरबीआई के कॉर्पोरेशन ने, तो वो एक वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएगी। कुछ सेक्शन 8 कंपनी है वो वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाएगी। एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है, प्लस जिसे बोर्ड ने सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर रखा है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टू बी अ वाइडली हेल्ड कंपनी, यानी ऐसी कंपनी बोर्ड ने कह रखा है कि ये ऐसी कंपनी मानी जाएगी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, तो वो वाइडली हेल्ड मानी जाएगी। बोर्ड ने डिक्लेयर क्यों किया ऐसा, कि उसके ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, उसकी नेचर या कंपोजिशन ऑफ मेंबरशिप ऐसी है कि बोर्ड को लगा इसे वाइडली हेल्ड कंपनी डिक्लेयर कर देना चाहिए। फिर सब क्लॉज डी, फोर्थ इंक्लूजन है सेक्शन 406 है, 406 कंपनीज एक्ट 2013 का। उसके तहत कोई निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बनी हुई है, वो भी एक वाइडली हेल्ड कंपनी है। ये निधि कंपनीज क्या होती हैं, इनका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होता है फ्रॉम इट्स मेंबर। आपस में लोन लोन खिलते रहते हैं, वो अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट लेती हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर रीजनेबल रेट पर पैसा उधार दे देती हैं। फिफ्थ इंक्लूजन है एक ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने होल्ड कर रखे हैं, और वो थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स यानी पूरे 365 या 366 दिन एज द केस में भी, क्योंकि जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं, होल्ड किए हुए हैं। और ये इक्विटी शेयर्स ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जो अनकंडीशनली अलॉट किए गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटीज को, या उन्होंने अनकंडीशनली एक्वायर किए थे। फिर लास्ट इंक्लूजन है 6 नंबर का सब क्लॉज एफ इसमें, कि कोई नॉन प्राइवेट कंपनी है यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स किसी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, एग्जांपल के लिए एनएससी पर या बीएससी पर लिस्टेड है, और कब, ऑन द लास्ट डे ऑफ रिलेवेंट टैक्स ईयर, जो 31 मार्च है टैक्स ईयर की, उस दिन लिस्टेड होने जरूरी है। कोई कंपनी है उसके शेयर्स 1 अप्रैल से लेकर और अगर 30 मार्च तक लिस्टेड है, पर 31 मार्च को अगर लिस्टेड नहीं है तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। 31 मार्च को लिस्ट होना जरूरी है। उसके मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर होल्ड किए हों। किसने होल्ड किए हों, या तो गवर्नमेंट ने होल्ड किए हों, या एक ऐसे कॉर्पोरेशन ने जो किसी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत बना है, या कोई ऐसी कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं इसके मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स जो क्लॉज 29 की कंपनी है, या उस क्लॉज 29 की कंपनी की जो होल्ली ओन 100% सब्सिडी है उसने होल्ड कर रखे हो। क्लॉज 29 की कंपनीज कौन सी हैं, यही A, B, C, D एंड E, इन्होंने या इनकी सब्सिडीज ने अगर 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं थ्रू आउट रिलेवेंट टैक्स ईयर, तो वो कंपनी जो नॉन प्राइवेट कंपनी है वो क्या बन जाएगी, एक वाइडली हेल्ड कंपनी बन जाएगी। यहां पर अगर आप लोग नोट करें तो मैंने इस 50% को मार्क कर रखा है विद अ स्टार, और इस स्टार को हम पढ़ने वाले हैं यहां पर कि ये जो 50% है ये सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा 40% से, यानी और रिलैक्स कर दिया जाएगा इस नॉर्म को। इन रेस्पेक्ट ऑफ I.R.O स्टैंड फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंडियन कंपनी जिसका मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स का है, शिप्स बनाती है वो, या वो मैन्युफैक्चर में लगी हुई है गुड्स के, या वो माइनिंग करती है, या वो जनरेट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी, या कोई और फॉर्म ऑफ पावर जैसे कि गैस बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इन चार बिजनेसेस में अगर वो लगी हुई है, मेनली कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स में, मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में, या फिर माइनिंग में, या फिर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अदर फॉर्म ऑफ पावर, तो ऐसे बिजनेस में लगी हुई कंपनी के अगर 40% शेयर भी
थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट वाली कॉर्पोरेशन ने या फिर किसी भी क्लॉज 29 की कंपनी ने या उसकी होल्डी ओन्ड सब्सिडी ने अगर होल्ड कर रखे हैं, तो 40% होल्ड करने के बावजूद भी वो कंपनी क्या मानी जाएगी? ऐसी कंपनी मानी जाएगी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। दिस वॉज वन ऑफ द लेंथीएस्ट डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2, जो कि थी सेक्शन 2 क्लॉज 29 की, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। This is the definition. Let me decrease the size of the page so that you can get hold of the entire diagram in a single in one glimpse. This is the definition. These are the inclusions: A, B, C, D, E, and F. Now let's jump to the Bayer Act and do this definition. Read this definition once from the Bayer Act. Let me show you the length of this definition. ये यहां से शुरू हो रही है, company in which public are substantially interested. This page is consumed by this definition. Then 30-40% of the next page is also consumed by this definition. This is the length of this definition. Let's read. Section 2 clause 29, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी हम वाइडली हेल्ड कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये वाइडली हेल्ड नाम लॉ ने नहीं दिया है, मैं इसको वाइडली हेल्ड बोलता हूं। फर्स्ट सब क्लॉज है इसमें ए, विच सेज अ कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन विच एटलीस्ट 40% of the shares of the company are held individually or collectively by the government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that bank। यानी यहां पर हम गवर्नमेंट या आरबीआई कंपनी की बात कर रहे हैं। सेकंड सब क्लॉज, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यहां पर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे हैं। देन सब क्लॉज सी, अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, नो शेयर कैपिटल वाली कंपनी की बात कर रहे हैं। And if having regard to its objects, the nature and composition of its membership and other relevant considerations, the board by order declares it to be such a company for the period as specified in the declaration। यहां बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है और उसके ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, उसकी कंपोजिशन ऑफ मेंबरशिप ऐसी है कि सीबीडीटी उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिक्लेयर कर देता है टू बी अ वाइडली हेल्ड कंपनी। देन नेक्स्ट इज सब क्लॉज डी, यहां हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी की, यानी एक निधि कंपनी की। दैट इज टू से अ कंपनी विच कैरीज ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। जिसे सेक्शन 406 में डिक्लेयर कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एक निधि है या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है। उसका काम ही क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस करना, यानी अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उनको देना। नेक्स्ट इज सब क्लॉज ई, अ कंपनी वेयर इन शेयर्स एक्सक्लूडिंग दोज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी विद और विदाउट अ फर्दर राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स, जिन भी शेयर्स को एंटाइटलमेंट नहीं होता फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का, वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, क्योंकि जिन शेयर्स को एंटाइटलमेंट होता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और ये शेयर्स विद और विदाउट अ फर्दर राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स हो सकते हैं। यानी हम नॉर्मली यहां पर जनरली इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, कंपनी जहां पर जो इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी मिनिमम 50% वोटिंग पावर है, have been unconditionally allotted to or acquired by and were beneficially held throughout the relevant tax year by one or more cooperative societies। I know बेयर पढ़कर आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा, पहली बार में तो नहीं समझ आ पाएगा, इसलिए मैंने आपको इतने वाइब्रेंट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाकर दिए हैं जिनका यूज करके आप लॉ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं ये सब क्लॉज ई क्या कहता है। अ कंपनी वेयर इन शेयर्स एक्सक्लूडिंग दोज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड विद और विदाउट अ फर्दर राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स कैरिंग नॉट लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर हैव बीन
unconditionally allotted to or acquired by and were beneficially held throughout the relevant tax year by one or more cooperative societies. ये मैंने डिसाइफर कर दिया है आप लोगों के लिए सिंपल डायग्राम की फॉर्म में। ये हमारा ई पॉइंट है जो कहता है मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स किसने होल्ड किए हों, एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अगर होल्ड किए हैं थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर, तो वो कंपनी भी क्या बन जाएगी, एक वाइडली हेल्ड कंपनी बन जाएगी। ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स होल्ड किए गए हैं एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा थ्रू आउट द रिलेवेंट टैक्स ईयर, वो एक वाइडली हेल्ड कंपनी है। इसी सिंपल चीज को लॉ में टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया गया है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू पीपल कि मैं आपके लिए लॉ को डिसाइफर कर रहा हूं और इस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं कि आपको लगे हम एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज सब क्लॉज एफ, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2013 एंड ईदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड, इसमें से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो गई हो। शेयर्स इन द कंपनी नॉट बीइंग शेयर्स एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, वर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट टैक्स ईयर लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड एनी रूल्स मेड देयर अंडर, यानी उसके शेयर्स लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट टैक्स ईयर को लिस्टेड होने चाहिए। या फिर शेयर्स इन द कंपनी नॉट बीइंग दोज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, carrying not less than 50% of the voting power have been unconditionally allotted to or acquired by and were beneficially held throughout the relevant tax year by, किसने होल्ड कर रखे हो, या तो गवर्नमेंट ने या फिर एक ऐसी कॉर्पोरेशन ने जिसे स्टैब्लिश किया गया सेंट्रल एक्ट के तहत, स्टेट एक्ट के तहत या प्रोविंशियल एक्ट के तहत, या फिर एनी कंपनी टू विच दिस क्लॉज अप्लाइज, यानी क्लॉज 29 की बात कर रहे हैं, और एनी सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी if the entire share capital of such subsidiary company has been held by the parent company or its nominee throughout the tax year। और ये पॉइंट है जहां पर 50% को 40% से रिप्लेस किया गया है। इसको भी हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में डायग्रामेटिकली समझा, यानी एक नॉन प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कंडीशन, कोई सी भी एक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो, और या फिर उसके मिनिमम 50% वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स किसने होल्ड कर रखे हो, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट वाली कॉर्पोरेशन ने, या क्लॉज 29 इसी क्लॉज की जो बाकी कंपनीज हैं उनमें से किसी ने भी, या उनके 100% सब्सिडी ने होल्ड कर रखे हो। और अगर वो कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स के बिजनेस में है, मेनली मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग गुड्स के बिजनेस में, माइनिंग में है, या डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अदर फॉर्म ऑफ पावर के बिजनेस में है मेनली, तो 50% की बजाय 40% भी अगर इन लोगों ने होल्ड कर रखे होंगे शेयर्स, तो उसे वाइडली हेल्ड कंपनी मान लिया जाएगा। आई होप this definition of company in which public are substantially interested has been received by you people well, और ये अब क्रिस्टल क्लियर है। सेक्शन 2 क्लॉज 29 में हमने इसको पढ़ा है। आप देख सकते हैं लॉ को पढ़ के चीजों को समझना इज वे टू डिफिकल्ट, बट व्हेन यू विल टेक हेल्प, you take help of my diagrams, my notes, it is as easy as it gets। Let's move to the definitions following thereafter। अब हम पढ़ेंगे क्लॉज 30, 31, 32, 33, जो कि रिलेटिवली छोटी डेफिनेशंस हैं और कम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं टेक्निकलिटी के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से। So let's do convertible foreign exchange, then cooperative bank, thereafter cooperative society, and then currency definition. We'll be doing it from the Bayer Act. First in the row is section 2 clause 30, convertible foreign exchange.
means foreign exchange which is treated by the Reserve Bank of India as convertible foreign exchange for the purposes of Foreign Exchange Management Act 1999 and any rules made thereunder or any other corresponding law. यानी जिस भी फॉरेन करेंसी को आरबीआई जो है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की तरह ट्रीट करता है फॉर द पर्पसेस ऑफ फेमा 1999 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या उसके रूल्स के अंडर ट्रीट करता है या फिर किसी और कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ के तहत किसी भी फॉरेन करेंसी को अगर आरबीआई एज फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रीट करता है तो फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 दैट particular currency or currencies shall be treated as convertible foreign exchange. Very easy definition. Thereafter, let's move to section 2 clause 31 which talks about cooperative bank shall have the same meaning as specified in पार्ट 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के पार्ट 5 में मीनिंग है वही इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लिया जाएगा. Next definition in the order is section 2 clause 32. It talks about cooperative society. It says cooperative society means a cooperative society. It is an exhaustive definition because it starts with means. A cooperative society registered under the Cooperative Societies Act 1912 or under any other law in force in any state or union territory for the registration of cooperative societies. या तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत या फिर कोई सा भी लॉ जो इनफोर्स है किसी पर्टिकुलर स्टेट में इंडिया की या फिर यूनियन टेरिटरी में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर उसके तहत भी वो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उसे फॉर द सेक ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाएगा. ये हम अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा ये सब कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में पर्सन्स बनेंगी और पर्सन्स होंगी तो एसएससीज बनेंगी तो हमें पता होना चाहिए इनका क्या मीनिंग है. जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का असेसमेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अलग तरीके से होती है कंपनी की अलग तरीके से होती है तो इन सब की हम इसी वजह से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ताकि जिस समय हम इनकी इनकम एसेस करें और इनकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें उस समय हमें पता हो कि कौन सी पर्टिकुलर एंटिटी कंपनी है या कौन सी पर्टिकुलर एंटिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कौन सी फर्म है ताकि हम उनसे रिलेवेंट प्रोविजंस उनके ऊपर अप्लाई कर सकें. नेक्स्ट डेफिनेशन इन दी order is section 2 clause 33 and it defines currency. Currency shall have the same meaning as assigned to it in section 2 clause h of Foreign Exchange Management Act 1999. जो फेमा एक्ट है 1999 हमारे देश में उसके सेक्शन 2 क्लॉज एच में जो भी मीनिंग असाइन किया गया है करेंसी को फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 वही मीनिंग लिया जाएगा. तो जब हमने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की बात की थी तो भी हमने फेमा की बात की थी कि फेमा में जाएं और देखें और जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं तब भी हम फेमा में टिप इन कर रहे हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विदेशी मुद्रा के मैनेजमेंट से रिलेटेड है और विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी है वो जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं जैसे कि डायरेक्ट टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट 2025 है या इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में जीएसटी एक्ट्स हैं उनमें यूज होती हैं. इसलिए फेमा का जो इंटरफेरेंस है इन लॉज में हो जाता है या जो इंटरडिपेंडेंस है इन लॉज की वो फेमा पर हो जाती है. नेक्स्ट डेफिनेशन इन द ऑर्डर इज डिमर्ज्ड कंपनी. सेक्शन 2 क्लॉज 34 टॉक्स अबाउट डिमर्ज्ड कंपनी. आपने अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ा होगा डिमर्जर के बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा अब हम इनकम टैक्स में भी पढ़ रहे हैं. डिमर्ज्ड कंपनी means a company whose undertaking is transferred pursuant to a demerger to a resulting company. जिसके टुकड़े होते हैं जिस कंपनी के टुकड़े हो रहे हैं जिससे निकलकर कोई अंडरटेकिंग दूसरी कंपनी के पास जा रही है रिजल्टिंग कंपनी के पास जा रही है उसे डिमर्ज्ड कंपनी बोलते हैं. अगर ए लिमिटेड के दो बिजनेसेस हैं से टेक्सटाइल बिजनेस है और दूसरा सीमेंट का बिजनेस है और वो अपना सीमेंट का बिजनेस ट्रांसफर कर देती है अंडर अ स्कीम ऑफ डिमर्जर टू अ रिजल्टिंग कंपनी से बी लिमिटेड तो उस केस में जो ट्रांसफर करने वाली कंपनी है अपनी यूनिट को अपनी अंडरटेकिंग को अपने एक बिजनेस सेगमेंट को वो कहलाएगी डिमर्ज्ड कंपनी और ट्रांसफर के फलस्वरूप एज अ रिजल्ट जिस कंपनी को वो अंडरटेकिंग वो बिजनेस यूनिट वो बिजनेस का सेगमेंट मिल जाएगा वो कहलाएगी एक रिजल्टिंग कंपनी. तो डिमर्ज्ड कंपनी
मींस एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कंपनी हुज अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर, जिसकी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दी जाती है परसुएंट टू डिमर्जर, डिमर्जर की स्कीम के तहत ट्रांसफर की जाती है टू अ रिजल्टिंग कंपनी. So let's do the demerged company definition from our notes. Demerged company means, it is an exhaustive definition because it starts with means. The company whose undertaking is transferred to a resulting company or companies pursuant to demerger is a demerged company. वो कंपनी जिसकी अंडरटेकिंग pursuant to demerger एक रिजल्टिंग कंपनी या एक से ज्यादा रिजल्टिंग कंपनीज को ट्रांसफर कर दी जाती है, वो डिमर्ज्ड कंपनी कहलाती है. अभी जो बहुत बड़ा डिमर्जर हमारे देश में हुआ है 2025 में, वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड का. इट वॉज स्प्लिट इंटू टू. उससे एक बनाई गई टीएमएल कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, जो उसका कॉमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स एंड ऑल का सेगमेंट था बिजनेस का, उसे अलग करके टीएमएल कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया. और टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स की अंडरटेकिंग थी, जिसमें सफारी, हैरियर, नेक्सॉन और दूसरी कार पंच, और जो जेएलआर है, जगुआर एंड लैंड रोवर का सेगमेंट है लग्जरी गाड़ियों का टाटा का, वो ट्रांसफर कर दिया गया. तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है. टाटा मोटर्स वाज स्प्लिट इनटू टू एंड इट्स टू अंडरटेकिंग्स विद द अंडरटेकिंग making commercial vehicles was transferred to TML Commercial Vehicles Limited and the other undertaking making passenger vehicles was transferred to Tata Motors Passenger Vehicles Limited. तो इस तरह से एक कंपनी जो डिमर्ज कंपनी थी टाटा मोटर्स लिमिटेड, उसको स्प्लिट किया गया और उससे दो रिजल्टिंग कंपनी बनाई गई, टीएमएल कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. अगेन वही क्वेश्चन, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? रीजन बी, डिमर्जर का टैक्सेशन का तरीका इनकम टैक्स एक्ट में अलग से दिया जाता है कि जब डिमर्जर होता है तो टैक्सेशन कैसे इंपैक्ट करता है शेयर होल्डर्स को, स्पेशली रिजल्टिंग कंपनीज के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा होता है. सॉरी, डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्योंकि उन्हें मिल रहा होता है, उनके पुराने शेयर्स जा रहे होते हैं और उसके बदले उन्हें नए शेयर्स मिल रहे होते हैं, या पुराने शेयर्स नहीं भी जाते हैं पर उन्हें नए शेयर्स मिलते हैं और पुराने शेयर्स का कुछ डिवेल्युएशन हो जाता है. तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट में डिमर्ज्ड कंपनी या डिमर्जर के केस में अलग ट्रीटमेंट किया जाता है. दैट्स व्हाई हम ये कांसेप्ट पढ़ रहे हैं डिमर्ज्ड कंपनी का. नेक्स्ट डेफिनेशन टॉक्स अबाउट डिमर्जर, सेक्शन 2 क्लॉज 35, इन रिलेशन टू कंपनीज. ये डिमर्जर का कंसेप्ट हम स्ट्रिक्टली इन रिलेशन टू कंपनीज पढ़ रहे हैं कि जब कोई कंपनी टूटती है और उसकी कोई अंडरटेकिंग या बिजनेस यूनिट या पूरी बिजनेस एक्टिविटी किसी दूसरी कंपनी या कंपनीज को ट्रांसफर होती है, तो उसका मीनिंग क्या है, इस प्रोसेस का, इस डिमर्जर का, इस इवेंट का क्या मीनिंग है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में. मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं. लेफ्ट हैंड साइड पर यू कैन सी देयर इज अ डिमर्ज्ड कंपनी और राइट हैंड साइड पर देयर इज अ रिजल्टिंग कंपनी. अब ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद मीन्स. यहां पर ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स हो रहा है टू द रिजल्टिंग कंपनी. डिमर्जर मीन्स a demerged company transfers one or more of its undertaking to any resulting company or companies. जब किसी वर्ड के साथ ब्रैकेट में एस लिखा जाता है, इट मींस इट रिप्रेजेंट्स प्लूरल ऑल्सो अलॉन्ग विद सिंगुलर. यानी यहां एक रिजल्टिंग कंपनी भी हो सकती है, एक से ज्यादा रिजल्टिंग कंपनीज भी हो सकती हैं. तो जब कोई डिमर्ज्ड कंपनी अपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स को ट्रांसफर करती है एक या एक से ज्यादा रिजल्टिंग कंपनीज को परसुएंट टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 230 से लेकर 232 स्कीम, एक डिमर्जर की स्कीम के तहत इसको ट्रांसफर किया जाता है. और वो जो डिमर्जर की स्कीम बनती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 230 से लेकर 232 में बनाई जाती है. और मैनर ऑफ ट्रांसफर भी रखा गया है. इसी मैनर में एक डिमर्ज्ड कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी या कंपनीज को अंडरटेकिंग्स ट्रांसफर होनी चाहिए. जब ये मैनर फॉलो होगा तभी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या इवेंट को डिमर्जर कहा जाएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025. वो तरीका क्या है जिस तरीके को फॉलो करना जरूरी है? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट कहता है ऑल प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी की बात करता है ए पॉइंट. और बी पॉइंट बात करता है ऑल लायबिलिटीज रिलेटेबल टू.
ए पॉइंट बात करता है ऑल प्रॉपर्टी ऑफ, और बी पॉइंट बात करता है ऑल लायबिलिटीज रिलेटेबल टू अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर बिकम दैट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ डिमर्जर। यानी कि जिस अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके पास डिमर्जर से ठीक पहले, अगर इस पॉइंट पर डिमर्जर हो रहा है इससे ठीक पहले जो भी प्रॉपर्टी थी या जो भी लायबिलिटीज थी वो ट्रांसफर के फलस्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर किसकी बन जानी चाहिए? वो बन जानी चाहिए रिजल्टिंग कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये जो ट्रांसफर होना चाहिए ये बाय वर्च्यू ऑफ डिमर्जर ही होना चाहिए, यानी डिमर्जर की स्कीम के तहत ही ट्रांसफर होना चाहिए, किसी और रीजन की वजह से, कोई एग्रीमेंट ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो पहली दो कंडीशंस में प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जानी चाहिए, किसको? रिजल्टिंग कंपनी को। वो कौन सी प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज है? जो डिमर्जर से ठीक पहले थी डिमर्ज्ड कंपनी के पास। नेक्स्ट कंडीशन सी और मैनर सी इज ट्रांसफर ए एंड बी। जो ए और बी का ट्रांसफर होना है, यानी ए में प्रॉपर्टी की बात की थी हमने और बी में लायबिलिटी की बात की थी, वो ट्रांसफर किया जाएगा एट बुक वैल्यूज। कौन सी बुक वैल्यूज? इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर। जिस डेट को डिमर्जर इफेक्ट में आया है उससे पहले बुक्स में कंपनी की जो भी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की और लायबिलिटीज की, उसी वैल्यू पर वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए बाय द डिमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन भी है, इन कंप्लायंस टू इंड एस कंपनीज इंड एस रूल 2015। हां, उन केसेस में आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी जहां पर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वजह से बुक वैल्यू की बजाय किसी और वैल्यू को अडॉप्ट करना जरूरी हो जाता है। तो हमारी सी कंडीशन कहती है कि जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या लायबिलिटीज वो बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर होंगी। एक्सेप्शन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट डी। वो बात करता है कि रिजल्टिंग कंपनी कुछ शेयर्स इश्यू करेंगे। किसको रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स इश्यू करेंगे? वो डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को इश्यू करेंगे। क्यों करेंगे डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को? मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको खरीदने के लिए जो कंसिडरेशन पे करते हैं वो उसके ओनर मालिक को ही पे करते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो रिजल्टिंग कंपनी है वो एक अंडरटेकिंग खरीद रही है डिमर्ज्ड कंपनी से। जो रिजल्टिंग कंपनी है वो एक अंडरटेकिंग खरीद रही है रिजल्टिंग डिमर्ज्ड कंपनी से। डिमर्ज्ड कंपनी से अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जा रही है रिजल्टिंग कंपनी को। तो जब डिमर्ज्ड कंपनी से कोई अंडरटेकिंग खरीद रही है रिजल्टिंग कंपनी या ट्रांसफर हो रही है टू रिजल्टिंग कंपनी, तो रिजल्टिंग कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ेगा, कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया और आप लोगों को पता है कंसिडरेशन किसे देते हैं? ओनर्स को, मालिक को। तो डिमर्ज्ड कंपनी के ओनर्स कौन है? उसके शेयर होल्डर्स। तो इसलिए जो कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा वो रिजल्टिंग कंपनी किसको करेगी? वो डिमर्ज्ड कंपनी के मालिकों को, उनके शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी, क्योंकि उन्हीं का सामान वो खरीद रही है। ये जो शेयर्स इशू किए जाते हैं ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इशू किए जाने चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज अ शेयर होल्डर। से डिमर्ज्ड कंपनी के 1,00,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 10,000 शेयर्स पहले से रिजल्टिंग कंपनी के पास थे। यानी जो टाटा मोटर्स थी उसके 10,000 शेयर्स एग्जांपल के लिए पहले से ही जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड थी उसके पास थे। तो रिजल्टिंग कंपनी खुद भी शेयर होल्डर थी से डिमर्ज्ड कंपनी की। तो जब रिजल्टिंग कंपनी डिमर्ज कंपनी की शेयर होल्डर थी यानी वो भी मालिक थी, तो वो खुद को शेयर इशू नहीं कर सकती। जब वो मालिकों को पेमेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो वो खुद भी एक मालिक है डिमर्ज कंपनी की। और हमें पता है कभी भी खुद को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो रिजल्टिंग कंपनी खुद को अपने शेयर्स इशू नहीं करेगी। बाकी जितने भी लोग होंगे जिनके पास डिमर्ज कंपनी के शेयर्स थे बिफोर डिमर्जर, उनको रिजल्टिंग कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने शेयर्स इशू कर देगी। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एक्सेप्ट वेयर रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज अ शेयर होल्डर। तो रिजल्टिंग कंपनी अगर खुद शेयर होल्डर है उतने शेयर्स को तो वो पेमेंट नहीं करेगी, बाकी जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे सबको वो पेमेंट करेगी अपने खुद के शेयर्स के थ्रू प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। दिस इज अनदर कंडीशन और मैनर इन विच डिमर्जर शेल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट पॉइंट है ई। ई पॉइंट कहता है जो भी डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं
होल्डिंग शेयर्स मिनिमम 75% इन वैल्यू बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। डिमर्ज्ड कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे उसमें से वो शेयर होल्डर्स जिनके पास मिनिमम 75% वैल्यू के शेयर्स हैं वो किसके शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए? रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डिमर्ज्ड कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 1 लाख, तो ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास मिनिमम 75,000 शेयर्स हों डिमर्ज्ड कंपनी के, वो किसके शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए? रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए टू कंप्लीट द डी मर्जर। इफ यू नोटिस मैंने यहां पर एक हैश साइन लगाया है बिकम के ऊपर, इसको मैंने यहां डिफाइन किया है कि वो बने शेयर होल्डर्स रिजल्टिंग कंपनी के, पर बने बाय वर्च्यू ऑफ डीमर्जर अदरवाइज देन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स। यानी जो पुरानी कंपनी के यानी डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो नई कंपनी यानी रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर तो बने, पर किसी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की डील की वजह से नहीं, किसी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स की डील की वजह से नहीं, कि जो रिजल्टिंग कंपनी है वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद रही है या एसेट्स खरीद रही है डीमर्ज कंपनी से, उसके बदले कुछ शेयर इशू कर रही है, इस वजह से नहीं। वो बनने चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ डीमर्जर ओनली। डीमर्जर की जो स्कीम सेक्शन 230 से लेकर 232 में बनाई जाएगी कंपनीज एक्ट 2013 में, उसी स्कीम के तहत वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने चाहिए। देयर इज वन मोर नोटेशन, यहां पर हमने लगाया है एस्टरिस्क शेयर्स के ऊपर। इसको मैंने डिफाइन किया है यहां पर कि ये जो शेयर्स हैं होल्ड जो कर रखे हैं मिनिमम 75% वैल्यू वाले शेयर्स जो होल्ड कर रखे हैं वो किसने होल्ड करे? एक्सेप्ट ऑलरेडी हेल्ड बाय एक्सेप्ट ऑलरेडी हेल्ड बाय रिजल्टिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी और सब्सिडरी इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर। ये हमने अमलगमेशन में भी देखा था। जब हम 75% शेयर होल्डिंग वाले शेयर होल्डर्स देखेंगे तो उसमें से उन शेयर्स को अलग कर देंगे जो शेयर्स रिजल्टिंग कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं या उसकी नॉमिनी ने होल्ड कर रखे हैं या उसकी सब्सिडरी ने होल्ड कर रखे हैं इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर। फिर से हमारा एग्जांपल से डीमर्ज कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 1 लाख है और उसमें से 10,000 शेयर्स डीमर्जर की डील से पहले ही रिजल्टिंग कंपनी ने या उसके नॉमिनी ने या उसके सब्सिडरी ने होल्ड कर रखे हैं। तो जो रिमेनिंग शेयर्स बचेंगे इनके अलावा 90,000, उसके 75% शेयर्स कम से कम इन वैल्यू होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स किसके शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए? रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। तो अगर 1 लाख शेयर्स में से कोई भी शेयर रिजल्टिंग कंपनी या उसकी नॉमिनी सब्सिडरी ने होल्ड नहीं कर रखा तो कम से कम 75,000 शेयर्स वाले शेयर होल्डर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। और अगर 10,000 शेयर्स रिजल्टिंग कंपनी उसकी नॉमिनी या उसके सब्सिडरी ने पहले से होल्ड कर रखे हैं तो कम से कम 67,500 शेयर जो कि 75% होगा ऑफ 90,000, उतनी वैल्यू के शेयर होल्डर्स किसके शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए? रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। यानी वो एक्सेप्ट कर लें इस डील को और शेयर्स ले लें रिजल्टिंग कंपनी से, जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है डिमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को, उसके बदले, यानी उनकी सहमति जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन इज सिंपल सी कंडीशन है कि जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर ट्रांसफर होनी चाहिए। जो टाटा मोटर्स लिमिटेड अपना कॉमर्शियल व्हीकल्स की अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंपनी को और दूसरे पैसेंजर व्हीकल्स की अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर ट्रांसफर होनी चाहिए। चलता हुआ बिजनेस जाना चाहिए, सारे एसेट्स लायबिलिटीज, सारे कस्टमर्स, सारे क्रेडिटर्स, सब कुछ ट्रांसफर होना चाहिए। यानी इस तरीके से ट्रांसफर होना चाहिए कि जो कंपनी ले रही है, खरीद रही है उस अंडरटेकिंग को, वो उसे डे 1 से फ्रॉम स्क्रैच रन कर सके उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से डिमर्ज्ड कंपनी रन कर रही थी। लास्ट कंडीशन इज G, which says demerger is as per central government notified conditions under section 116 subsection 7। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 116 सबसेक्शन 7 के तहत कोई भी कंडीशन नोटिफाई की है डिमर्जर के कॉन्टेक्स्ट में तो उन कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। तो हमने पढ़ा डिमर्जर इन रिलेशन टू कंपनीज, उसमें हमने पढ़ा कि एक डिमर्ज कंपनी अपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स को किसी रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देती है और ट्रांसफर करती है परसुएंट टू अ स्कीम जो बनी है सेक्शन 230 से लेकर 232 में बनाई गई स्कीम के तहत, कंपनीज एक्ट के सेक्शंस की स्कीम के तहत वो ट्रांसफर की गई है अंडरटेकिंग्स। और यहां पर हमें मैनर भी दिया गया है ट्रांसफर की, इसी तरीके से ट्रांसफर होगा तो उसे डिमर्जर माना जाएगा, अदरवाइज डिमर्जर नहीं माना जाएगा। उसमें हमने पहली 2 कंडीशन पढ़ी कि प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज जो जस्ट बिफोर डिमर्जर हैं किसके पास? डिमर्ज कंपनी के पास, वो किसकी बन जानी चाहिए आफ्टर डिमर्जर? वो रिजल्टिंग कंपनी की बन जानी चाहिए। और कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ डिमर्जर ट्रांसफर होनी चाहिए, किसी और रीजन की वजह से ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। फिर हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी, वो कहती है कि जो आप ए और बी में ट्रांसफर कर रहे हो ना,
प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज को वो आपको बुक वैल्यूज पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और बुक वैल्यूज आप देखो बुक्स में डिमर्जर से ठीक पहले जो बुक वैल्यूज बुक्स में लिखी हुई है उन पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन है इसका कि अगर इंडेस की कंप्लायंस की वजह से आपको किसी और वैल्यू पर ले जाना पड़ रहा है इन एसेट या प्रॉपर्टी या लाइबिलिटीज को रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में, तो वो एक्सेप्शन अलाउड है, आप उस पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी को किसी और वैल्यू पर ले जा सकते हो। देन नेक्स्ट कंडीशन डी इज पेमेंट बाय द रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी जब बिजनेस खरीद रही है डिमर्ज कंपनी से तो वो उसके मालिकों को पेमेंट करेगी। डिमर्ज कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स हैं डिमर्ज कंपनी के, तो वो कंसिडरेशन पे कर देगी और अपने शेयर्स इशू कर देगी। ये शेयर्स वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इशू करेगी और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इशू करेगी एक्सेप्ट वेयर रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज अ शेयर होल्डर। पर अगर रिजल्टिंग कंपनी खुद डिमर्ज कंपनी की शेयर होल्डर है तो जितने शेयर्स उसके पास पहले से हैं डिमर्ज कंपनी के, उसके बदले वो अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी कंपनी खुद को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन सेज कि जो डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर, उसमें कम से कम इतने शेयर होल्डर्स जिनके पास कम से कम 75% इन वैल्यू के शेयर्स हैं डिमर्ज कंपनी के, वो किसके शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए? वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। और ये जो वो शेयर होल्डर्स बन रहे हैं ये बाय वर्च्यू ऑफ डिमर्जर स्कीम बनने चाहिए। प्लस जो शेयर्स होल्ड करते हैं शेयर होल्डर्स जिनमें से हम 75% बाहर निकाल रहे हैं, वो रिजल्टिंग कंपनी या फिर उसकी नॉमिनी या फिर उसकी सब्सिडरी नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर रिजल्टिंग कंपनी या उसकी नॉमिनी या सब्सिडरी ने कुछ शेयर्स डिमर्ज कंपनी के खुद ही होल्ड कर रखे हैं तो उनको हटा दो, जो हमने एग्जांपल लिया था 1 लाख में से 10,000, बाकी 90,000 के 75% शेयर्स होल्ड करने वाले इन वैल्यू शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए, शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, यानी उनकी सहमति जरूरी है, वो शेयर्स एक्सेप्ट कर लें पेमेंट में। एफ कंडीशन कहती है कि अंडरटेकिंग गोइंग कंसर्न बेसिस पर ट्रांसफर होनी चाहिए। और जी कंडीशन कहती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 116 सबसेक्शन 7 में कोई स्कीम बना रखी है या कोई कंडीशंस मेंशन कर रखी हैं डीमर्जर के लिए, तो उन कंडीशंस को फुलफिल करना, कंप्लाई करना जरूरी है। अब यहां पर एक्सप्लेनेटरी पार्ट है इस सेक्शन का, इस क्लॉज का। ये जो हमने क्लॉज पढ़ी है 35, जो हमसे डीमर्जर की बात करती है कि डीमर्जर क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेटरी पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज की गई हैं डेफिनेशन में। अब उन टर्म्स का क्या क्या मतलब है वो हम एक्सप्लेनेटरी पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। वेयर हमने पढ़ा कि अंडरटेकिंग ट्रांसफर होनी चाहिए डिमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को। उस अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और अ यूनिट और अ डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और अ बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज अ होल। यानी अंडरटेकिंग में अंडरटेकिंग का एक हिस्सा भी आ जाएगा, एक यूनिट भी आ जाएगी, एक डिवीजन भी आ जाएगा अंडरटेकिंग का, पूरी अंडरटेकिंग ट्रांसफर करनी जरूरी नहीं है, या एक बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज अ होल भी आ जाएगी, एक पूरी की पूरी बिजनेस एक्टिविटी उठाकर ट्रांसफर कर रहे हैं। पूरी अंडरटेकिंग ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, उसका कोई हिस्सा, उसकी कोई यूनिट, उसका कोई डिवीजन या उसकी कोई बिजनेस एक्टिविटी एज अ होल भी ट्रांसफर करेंगे तो भी वो इस सेक्शन में गवर्न होगी। बट डज नॉट इंक्लूड, पर क्या नहीं आएगा? इंडिविजुअल एसेट्स नहीं आएंगी, लाइबिलिटीज नहीं आएंगी, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ नहीं आएगा, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। हम उठा के एक कंपनी की कुछ पर्टिकुलर एसेट्स या लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दें, उनका कोई कॉम्बिनेशन ट्रांसफर कर दें जो आपस में मिलकर एक बिजनेस एक्टिविटी फॉर्म नहीं कर रही है, किसी पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, तो उनका ट्रांसफर, अंडरटेकिंग का ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। देन कम्स लाइबिलिटीज रिलेटेबल टू। हमने वर्ड पढ़ा था लाइबिलिटीज रिलेटेबल टू, यहां पर लाइबिलिटीज कंडीशन बी में रिलेटेबल टू अंडरटेकिंग से जो संबंधित लाइबिलिटीज है उनका क्या मतलब है? रेफर टू इन सब क्लॉज बी शेल इंक्लूड द लाइबिलिटीज विच अराइज आउट ऑफ द एक्टिविटीज और ऑपरेशंस ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग जो भी एक्टिविटीज करती है, जो भी ऑपरेशंस करती है, कार बनाती है, ट्रक्स बनाती है, उन एक्टिविटीज को करने की वजह से जो भी लाइबिलिटीज पैदा होती हैं वो लाइबिलिटीज रिलेटेबल टू अंडरटेकिंग में आएंगी। बी स्पेसिफिक लोन्स और बोरोइंग्स इंक्लूडिंग डिबेंचर्स रेज्ड या फिर इनकर्ड। अगर कोई स्पेसिफिक लोन्स लिए हुए हैं उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग ने या फिर डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो वो भी रिलेटेबल टू अंडरटेकिंग लायबिलिटीज के मीनिंग के अंदर आ जाएगा। नाउ दिस सी पॉइंट, आफ्टर द स्पेसिफिक लोन्स हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट एन बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग्स।
हम जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं ऑफ द अंडरटेकिंग एज कंप्यूटेड बिलो इन केसेस अदर देन दोज रेफर टू इन ए और बी। ए और बी में तो हम स्पेसिफिक लायबिलिटीज की बात कर रहे थे, ए में भी उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग की स्पेसिफिक लायबिलिटी की, और बी में भी उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के स्पेसिफिक लोन्स और बोरोइंग्स की। अब सी में हम बात कर रहे हैं कि पूरी कंपनी ने एज अ होल अगर कोई लोन लिया हुआ है और उस कंपनी में एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स हैं, तो जिस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग का ट्रांसफर हो रहा है वो रिजल्टिंग कंपनी को बेची जा रही है, उस केस में उस टोटल जनरल बोरोइंग्स का कितना पोर्शन रिलेटेबल टू द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड माना जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन एम। के अमाउंट है जनरल या मल्टीपर्पज बोरोइंग्स का, से 100 करोड़ रुपीस जनरल बोरोइंग ले रखी है डिमर्ज कंपनी ने, और जो एंटिटी ट्रांसफर, जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर की गई है उसकी एसेट्स की वैल्यू है एल, उसकी एसेट्स की वैल्यू है एल, और जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है पूरी डिमर्ज्ड कंपनी की इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर वो है एम। तो से 100 करोड़ रुपीस की जनरल बोरोइंग है और टोटल एसेट्स 2000 करोड़ की हैं पूरी कंपनी की, डिमर्ज कंपनी की, और जो अंडरटेकिंग उसने ट्रांसफर की है उसकी जो एसेट्स हैं वो 400 करोड़ की हैं। इसका मतलब 20% यानी 20 करोड़ की जो बोरोइंग होगी आउट ऑफ 100 करोड़ वो रिलेटेबल टू द अंडरटेकिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट, एनी चेंज in the value of assets consequent to their revaluation shall be ignored for determining the value of the property referred to in subclause C। ये जो सबक्लॉज सी में हमने पढ़ा, सबक्लॉज सी में हम पढ़ रहे थे कि बुक वैल्यूज पर रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज को। तो अगर कोई भी चेंज आया है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, एनी चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स में, क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू इन सब क्लॉज सी। और बुक वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई लैंड ट्रांसफर हो रही है जिसकी बुक वैल्यू 10 करोड़ है और आज उसकी मार्केट में वैल्यू 100 करोड़ है, हम उसे इग्नोर करेंगे और 10 करोड़ पर ही रिकॉर्ड करेंगे। दी स्प्लिटिंग अप or the reconstruction of any authority or a body constituted or established under a central act, state act or provincial act or a local authority or a public sector company into separate authorities। यानी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो, उसके टुकड़े हो रहे हैं और सेपरेट अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं उसे तोड़कर, और बॉडीज बनाई जा रही हैं, लोकल अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं या कंपनीज बनाई जा रही हैं, एज द केस में बी, शैल बी डीम्ड to be a demerger if it fulfills such conditions as the central government may by notification specify। यानी किसी गवर्नमेंटल बॉडी के टुकड़े किए जा रहे हैं, गवर्नमेंटल बॉडी जो सेंट्रल एक्ट में बनी हो, स्टेट एक्ट में बनी हो, प्रोविंशियल एक्ट में बनी हो, या फिर लोकल अथॉरिटी हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, और उससे तोड़कर सेपरेट एंटिटीज बना रहे हैं, और अगर वो उन कंडीशंस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं फुलफिल करती है तो फिर उसे भी डीमर्जर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, reconstruction, splitting up of a company which ceased to be a public sector company as a result of transfer of its shares by the central government into separate companies, उसे भी डीम कर लिया जाएगा मर्जर, डीमर्जर, if it has been made to give effect to any condition attached to the said transfer of shares and also fulfills such other conditions as the central government may by notification specify। कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी थी या है और उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या उसे स्प्लिट अप किया जा रहा है, उसकी वजह से वो कंपनी अब पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं और वो 51% से अगर नीचे गिर जाएंगे तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रहेगी, तो इनटू सेपरेट कंपनी उसका स्प्लिट अप हो जाता है। तो इस स्प्लिट अप को भी डीमर्जर मान लिया जाएगा बशर्ते कि कोई भी कंडीशन जो उस स्प्लिट अप से जुड़ी हुई है, उस ट्रांसफर ऑफ शेयर से जुड़ी हुई है, वो फुलफिल हो जाए, और दूसरी कंडीशन भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं वो फुलफिल हो जाए, तो इस स्प्लिट अप को भी डीमर्जर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इनटू सेपरेट कंपनीज shall be deemed to be a demerger if it has been made to transfer any asset of the demerged company to the resulting company and the resulting company
A is a public sector company on the appointed day indicated in such a scheme approved by central government or any other body authorized under the Companies Act 2013 or any other applicable law governing such public sector companies. तो हम बात कर रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या स्प्लिट अप हो रहा है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का हो रहा है, इनटू सेपरेट कंपनीज हो रहा है, उसे भी डीमर्जर मान लिया जाएगा अगर इट हैज बीन मेड टू ट्रांसफर एनी एसेट। क्यों किया गया स्प्लिट अप? ताकि एसेट ट्रांसफर की जा सके डिमर्ज कंपनी की रिजल्टिंग कंपनी को, एंड जो रिजल्टिंग कंपनी है जो टूटकर बन रही है नई कंपनी, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है ऑन द अपॉइंटेड डे इंडिकेटेड इन सच स्कीम अप्रूव्ड बाय सीजी और एनी अदर बॉडी ऑथराइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो वो स्कीम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है या किसी और बॉडी ने जो ऑथराइज है कंपनीज एक्ट 2013 में उसने अप्रूव की है, और एनी अदर एप्लीकेबल लॉ गवर्निंग सच पब्लिक सेक्टर कंपनीज या किसी और लॉ के तहत अप्रूव की गई है जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को इंडिया में गवर्न करता है। तो उस केस में अगर ऐसी अप्रूव्ड स्कीम के तहत किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को स्प्लिट अप किया जाता है सेपरेट कंपनीज में, तो उसे भी डीमर्जर मान लिया जाएगा अगर वो ट्रांसफर ऑफ एसेट के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। और इस संबंध में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और कंडीशंस भी देती है तो वो भी फुलफिल करना जरूरी है। This was the explanatory part of the definition of demerger. This is also one of the lengthiest definition in Income Tax Act 2025 section number 2, demerger. Let's fall back to the Bail Act and read the definition of demerger from there. Section 2, clause 35. Demerger in relation to companies means, मतलब exhaustive definition है, transfer pursuant to a scheme or arrangement, scheme of arrangement under section 232 of the Companies Act 2013 by a demerged company of its one or more undertakings to any resulting company in such manner that, कुछ conditions हैं, इस तरीके से ट्रांसफर किया जाना चाहिए, conditions बताएंगे। All the property of the undertaking being transferred by the demerged company immediately before demerger becomes the property of the resulting company by virtue of demerger. Then all the liabilities relatable to the undertaking being transferred by the demerged company immediately before demerger become liabilities of the resulting company by virtue of demerger. Then the property and liabilities of the undertaking or undertakings being transferred by the demerged company are transferred at values appearing in its books of account immediately before demerger. यानी book value पर transfer करना पड़ेगा। Except, इसका exception था, in compliance to the इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड इन अनेक्शर टू द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। पर हाँ, अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़ रहा है, बुक वैल्यू के अलावा किसी और वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में, तो आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। द रिजल्टिंग कंपनी इशू करेगी, कंसिडरेशन पे करेगी इन कंसिडरेशन ऑफ द डीमर्जर इट्स शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी, मालिकों को डिमर्ज कंपनी के, ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस एक्सेप्ट वेयर रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज अ शेयर होल्डर ऑफ द डिमर्ज कंपनी। अगर रिजल्टिंग कंपनी खुद शेयर होल्डर है रिजल्टिंग कंपनी की, तो उस केस में वो खुद को शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, बाकी सारे शेयर होल्डर्स को वो अपने शेयर्स इश्यू कर देगी। देन कंडीशन ई, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू। 3/4 इन वैल्यू को ही मैंने लिखा है अपने फ्लो चार्ट में, मिनिमम 75% इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू, beg your pardon, of the shares in the demerged company other than the shares already held therein immediately before the demerger by a nominee for or the resulting company or its subsidiary। उन शेयर्स को छोड़ दे जो रिजल्टिंग कंपनी ने खुद होल्ड कर रखे हैं या उसकी नॉमिनी ने या उसकी सब्सिडरी ने, उसके अलावा जितने भी शेयर्स हैं उसके कम से कम 75% इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाले जो शेयर होल्डर्स हैं वो बन जाने चाहिए बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी और कंपनीज बाय वर्च्यू ऑफ द डीमर्जर। अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एसेट्स। और स्कीम ऑफ डीमर्जर के तहत बने, वो किसी और डील के तहत नहीं, जो एक एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या एक्विजिशन ऑफ एसेट्स की डील है उसके तहत वो कंसिडरेशन स्वीकार ना करें, और एनी अंडरटेकिंग देयर ऑफ बाय द रिजल्टिंग कंपनी। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर एफ, जो ट्रांसफर है अंडरटेकिंग का वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर होना चाहिए, चलता हुआ बिजनेस ट्रांसफर करेंगे आप।
The demerger is as per the conditions if any notified under section 116 subsection 7 by the central government. और जो demerger है वो अगर section 116 subsection 7 में कोई कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रिलेशन में, तो उसको भी फुलफिल करेगा। फिर इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि अंडरटेकिंग का क्या मतलब है। वो इंक्लूड करेगी कोई भी हिस्सा अंडरटेकिंग का, जरूरी नहीं अंडरटेकिंग पूरी ट्रांसफर हो, कोई भी यूनिट अंडरटेकिंग, कोई भी डिवीजन अंडरटेकिंग का, या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज अ होल, बट डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या नहीं आएगा, उसमें इंडिविजुअल एसेट नहीं आएंगी, नॉट इंक्लूड, लायबिलिटीज नहीं आएंगी, उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है एक बिजनेस एक्टिविटी को। ऐसा नहीं हो सकता आपने 4 एसेट और 2 लायबिलिटी उठाकर ट्रांसफर कर दी और वो मिलकर किसी भी बिजनेस को नहीं बनाते, उनसे मिलकर कोई बिजनेस नहीं बनता, तो उनका ट्रांसफर फिर अंडरटेकिंग का ट्रांसफर नहीं माना जा सकता। देन कम्स लायबिलिटीज रिलेटेबल टू, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें जो भी लायबिलिटीज अराइज हो रही हैं एक्टिविटीज और ऑपरेशंस ऑफ द अंडरटेकिंग, आप कार बनाते हैं, कार बनाने की वजह से आपको कुछ माल खरीदना पड़ता है, कुछ सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, तो इस वजह से इंप्लॉयज रखने पड़ते हैं, तो जो भी अपने ऑपरेशंस की वजह से आपकी लायबिलिटीज अराइज हो रही हैं वो ये स्पेसिफिक लायबिलिटीज हैं। ऐसे ही आपने कुछ स्पेसिफिक लोन या बोरिंग ले रखी है, डिबेंचर से जो रखे हैं, आपका जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके लिए आपने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, तो वो भी लायबिलिटी रिलेटेबल टू द अंडरटेकिंग हो जाएगा। फिर तीसरा, अगर आपने कोई जनरल या मल्टीपर्पज बोरोइंग्स कर रखी हैं तो उसमें से, वो पूरी कंपनी के लिए हैं, तो उसमें से आपकी अंडरटेकिंग जो ट्रांसफर हुई है उसका कितना हिस्सा है, उसके लिए फॉर्मूला है K इंटू एल अपॉन एम। के तो आपकी टोटल बोरोइंग्स हैं, से आपने 100 करोड़ रुपीस का लोन लिया हुआ है, और आपने जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर की है उसकी जो एसेट्स हैं वो 200 करोड़ रुपए की हैं, और यह हमारे एग्जाम्पल में मैंने इसको 400 करोड़ लिया था, वही रखते हैं, ये 400 करोड़ रुपीस की, और पूरी कंपनी की जो एसेट्स हैं वो 2000 करोड़ रुपीस की हैं, तो ये है 20%। तो इसलिए 100 का भी जो 20% होगा, यानी कि ₹20 वो इस जनरल मल्टीपर्पज बोरोइंग्स में से उस अंडरटेकिंग का माना जाएगा जिस अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया जा रहा है। यहां पर के अमाउंट ऑफ जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग्स है जो हमने 100 करोड़ लिया है, एल वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड है जो हमने 400 करोड़ ली है, और एम टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच डिमर्ज्ड कंपनी इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर जो हमने 2000 ली है। फिर एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ assets consequent to their revaluation shall be ignored for determining the value of property referred to in subclause C। तो हमने सबक्लॉज सी में पढ़ा कि जो भी एसेट्स आएंगी, प्रॉपर्टी जो भी लायबिलिटीज आएंगी, उन्हें बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए ये पॉइंट स्पेसिफिकली अलग से मेंशन कर रहा है कि उसे सपोर्ट करने के लिए पॉइंट सी को, कि रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी चेंज आएगा वैल्यू ऑफ एसेट्स में, कि कोई लैंड 10 करोड़ रुपए की बुक्स में है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, पर आपको उसको इग्नोर करना है और 10 करोड़ पर ही रिकॉर्ड करना है। रिवैल्यूएशन की क्यों जाती है, आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये रिवैल्यूएशन की क्यों जाती है। जब हम टेबल पर बैठते हैं और कोई डील डिसाइड कर रहे होते हैं, तो तब उस समय हमें एक्चुअल वैल्यूज निकालनी पड़ती है, इसलिए रिवैल्यूएशन की जाती है। तो जब कोई अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जा रही है, टेबल पर बैठी हैं दो पार्टीज आमने सामने, तो हम तो एक्चुअल वैल्यू देखेंगे कि ये लैंड बुक्स में भले ही 10 करोड़ की है, पर आज इसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ की, सामने वाले से जो कंसिडरेशन ली जाएगी वो 100 करोड़ के बेसिस पे ली जाएगी। इसलिए रिवैल्यूएशन करना जरूरी है, क्योंकि हम कंसिडरेशन ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं, हम जो सेल्स कंसिडरेशन है वो डिसाइड करना चाहते हैं, पर बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना एक कंडीशन है इस पर्टिकुलर क्लॉज की, तो उस समय हमें इस रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। देन कम्स फोर्थ कंडीशन, स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन किसी भी अथॉरिटी का, बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, एस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट के तहत, या फिर एक लोकल अथॉरिटी का या पब्लिक सेक्टर कंपनी का, इनटू सेपरेट अथॉरिटीज। और ये जो स्प्लिट अप हो रहा है, एक अथॉरिटी को तोड़ के एक से ज्यादा अथॉरिटी बनाई जा रही है, सॉरी, या बॉडीज बनाई जा रही हैं, या लोकल अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं, कंपनीज बनाई जा रही हैं, तो उन्हें भी डीमर्जर मान लिया जाएगा। ठीक है, डीम्ड टू बी डीमर्जर बशर्ते इफ इट फुलफिल सच कंडीशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपनी की। ऊपर बात हो रही थी स्प्लिटिंग अप ऑफ एन अथॉरिटी की, गवर्नमेंटल अथॉरिटी की। फिफ्थ पॉइंट बात कर रहा है स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपनी, विच एक ऐसी कंपनी के स्प्लिट अप की बात कर रहे हैं विच सीज टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो पहले तो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी पर अब वो नहीं रही पब्लिक सेक्टर कंपनी। क्यों नहीं रही? एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो अब उनकी जो होल्डिंग है वो 51% से कम हो गई होगी उस कंपनी में, तो वो कंपनी अब पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही। तो जब आप उस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिट अप कर रहे हैं इनटू सेपरेट कंपनीज, तो उसे भी डीमर्जर मान लिया जाएगा।
उसे भी डीमर्जर मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी डीमर्जर। शर्त है इफ इट हैज बीन मेड टू गिव इफेक्ट टू एनी कंडीशन अटैच टू द सेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं उससे जुड़ी हुई कोई कंडीशन है, उसको इफेक्ट में लाने के लिए ये किया गया है, उसको डिमर्जर मान लिया जाएगा। इफ इट हैज बीन मेड, ये जो स्प्लिट अप किया गया है इसलिए किया गया है क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शेयर ट्रांसफर किए थे तो उसके साथ कंडीशन लगा दी थी कि तुम्हें इस कंपनी को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसकी एक अंडरटेकिंग एक कंपनी को देनी पड़ेगी, दूसरी अंडरटेकिंग दूसरी कंपनी को देनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई थी, इफ इट हैज बीन मेड टू गिव इफेक्ट टू एनी कंडीशन अटैच्ड टू द सेट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड also fulfill such other conditions as the central government may by notification specify. Next point 6, रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का स्प्लिट अप हो रहा है सेपरेट कंपनीज में, उसको भी डिमर्जर मान लिया जाएगा इफ इट हैज बीन मेड टू ट्रांसफर एनी एसेट ऑफ द डिमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। अगर वो स्प्लिट अप क्यों किया जा रहा है, ताकि ये जो डिमर्ज कंपनी है इसकी एक एसेट उठा के या कोई सी भी एसेट उठा के किसको दे दी जाए, रिजल्टिंग कंपनी को दे दी जाए। एंड जो रिजल्टिंग कंपनी है वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है on the appointed day indicated in such a scheme approved by a CG or any other body authorized under the Companies Act 2013 or any other applicable law governing such public sector companies। अगर वो जो रिजल्टिंग कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी है ऑन द अपॉइंटेड डे इंडिकेटेड इन द स्कीम, स्कीम में जो अपॉइंटेड डे दिया गया है उस अपॉइंटेड डे पर अगर वो पब्लिक सेक्टर वो जो रिजल्टिंग कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसको ऐसे ट्रांसफर की जा रही है तो उसे डिमर्जर मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन भी है एंड fulfills other conditions as central government may by notification specify in this behalf. This was the definition of merger. It was a lengthy definition. You can see 30% इस पेज नंबर 9 का इस डेफिनेशन ने कवर किया है। Then the entire page number 10 has been covered by this definition and almost 70% of this page has been covered by this definition. So by this definition covers 2 full pages. ये definition 2 full pages को cover करती है। This was the length of the definition which has been concised for you in this diagram or flow chart। मैंने इसको छोटा करके इस फ्लो चार्ट में प्रेजेंट कर दिया है और हमारी डेफिनेशन मोटा मोटा यहां पर खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट स्टार्ट होता है। हमने इस डेफिनेशन में देखा कि एक डिमर्ज कंपनी अपनी एक से ज्यादा अंडरटेकिंग को एक रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रही है परसुएंट टू अ स्कीम, और जो मैनर ऑफ ट्रांसफर है वो कुछ ऐसा है कि सारी प्रॉपर्टी सारी लायबिलिटीज किसकी बन जानी चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी की बन जानी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी या लाइब्रेरीज ट्रांसफर हो रही है वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होनी चाहिए एक्सेप्ट कंप्लायंस ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के कंप्लायंस की वजह से किसी और वैल्यू को यूज करना पड़ रहा है उसे यूज कर सकते हैं। फिर हमने डी कंडीशन में देखा कि रिजल्टिंग कंपनी जो कंसिडरेशन पे कर रही है वाया इशू ऑफ इट्स ओन शेयर्स वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इशू करेगी ये शेयर्स, पर हाँ अगर उसके पास खुद उसने होल्ड कर रखे थे डिमर्ज कंपनी के कुछ शेयर्स तो फिर वो खुद को ही अपने शेयर्स इशू नहीं करेगी, बाकी जो शेयर होल्डर्स थे उनको अपने शेयर्स इशू कर देगी। नेक्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि डिमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं किसके बन रहे हैं, वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, पर शर्त है कि जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं डिमर्ज कंपनी के बिफोर डिमर्जर उसमें से कम 75% को इन वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाले शेयर होल्डर्स किसके शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। और जब हम 75% निकालेंगे शेयर्स आउटस्टैंडिंग का तो उन आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से वो शेयर्स माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी रिजल्टिंग कंपनी ने खुद या उसकी सब्सिडी ने या उसकी नॉमिनी ने होल्ड कर रखे। हमारे एग्जांपल में हमने 1 लाख शेयर्स का एग्जांपल लिया था, 10,000 शेयर्स पहले से रिजल्टिंग कंपनी के पास थे, तो बाकी बचे हुए 90,000 शेयर्स के 75% शेयर्स को इन वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाले शेयर होल्डर्स किसके बन जाने चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि एज गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होना चाहिए, और लास्ट कंडीशन पढ़ी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कंडीशंस देती है, कोई कंडीशन सेक्शन 116 सेक्शन 7 में बनाती है तो उसको फॉलो करना भी जरूरी है। फिर हमने इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट पढ़ा कि जो टर्म्स इसमें यूजिंग अंडरटेकिंग लायबिलिटीज प्रॉपर्टी उन सबका क्या मीनिंग है, और कुछ केसेस भी पढ़े स्पेशल कि जिनको डीम कर लिया जाएगा एज डीमर्जर। ये सब डीम्ड डीमर्जर के केसेस हैं।
दिस इज डीम्ड डीमर्जर, डीम्ड। Deemed demerger. This is also deemed demerger. This is also deemed demerger. This way, our section 2 clause 35 comes to an end. I hope this definition is crystal clear to you now. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाटा मोटर्स लिमिटेड का, जो स्प्लिट हुई दो कंपनीज में, टीएमएल कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, उस केस में जो शेयर्स दिए थे रिजल्टिंग कंपनी से डीमर्ज कंपनी के शेयरहोल्डर्स को 1:1 रेशो में दिए थे, यानी हर एक शेयरहोल्डर को जिसके पास एक शेयर था उसे अपने एक शेयर के बदले एक शेयर मिला था। जो हमारी कॉमर्शियल व्हीकल्स वाली रिजल्टिंग कंपनी थी उसने भी एक शेयर दिया, और जो पैसेंजर व्हीकल्स वाली रिजल्टिंग कंपनी थी उसने भी एक शेयर दिया। तो एग्जांपल के लिए अगर टाटा मोटर्स के 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे तो उन शेयर होल्डर्स को 1 लाख के बदले 2 लाख शेयर्स मिल गए। 1 लाख शेयर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड वाली रिजल्टिंग कंपनी ने दिया और 1 लाख शेयर्स पैसेंजर व्हीकल्स वाली सॉरी रिजल्टिंग कंपनी ने दिए। लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ लाइट सी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, पर इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बहुत काम आने वाली हैं लॉ में। ये डेफिनेशंस बात करती हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 36 बात करता है डेप्यूटी कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जिसे मैंने यहां रिप्रोड्यूस किया है आपको रिलेशन दिखाने के लिए या इंटर डिपेंडेंस दिखाने के लिए, इफेक्ट दिखाने के लिए हायरार्की में इनका। तो डेप्यूटी कमिश्नर जब हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब है अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 237 सबसेक्शन 1। यानी डेप्यूटी कमिश्नर तो वही होगा जिसको एज डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। पर आप याद करें हमने सेक्शन 2 क्लॉज 14 में असिस्टेंट कमिश्नर की डेफिनेशन पढ़ी थी, जहां पर हमने पढ़ा था अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ असिस्टेंट कमिश्नर। जिसको एज असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया है वो तो असिस्टेंट कमिश्नर है ही, पर जिसको एज डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट किया गया है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर होगा। यानी असिस्टेंट कमिश्नर का स्कोप ज्यादा था। जो असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया गया है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर है, और जिसे एज डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट किया गया है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर, यानी डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर का काम कर सकता है, बट नॉट द अदर वे अराउंड। पर असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर का काम नहीं कर सकता। रीजन बीइंग जो डेप्यूटी कमिश्नर की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटी कमिश्नर को रखा गया है, असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं रखा गया। इट मींस assistant commissioner includes deputy commissioner, but deputy commissioner does not include assistant commissioner. मैं कहूंगा असिस्टेंट कमिश्नर की डेफिनेशन इंक्लूड्स डेप्यूटी कमिश्नर, पर डेप्यूटी कमिश्नर की डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड असिस्टेंट कमिश्नर। यानी एक डेप्यूटी कमिश्नर तो असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, पर एक असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर नहीं हो सकता। तो जो काम असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा है वो डेप्यूटी कमिश्नर भी कर सकता है, पर जो काम केवल डेप्यूटी कमिश्नर कर रहा है वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं कर सकता। ये डेफिनेशन ऐसा ही बताती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज 37 जो बात करता है डेप्यूटी डायरेक्टर की। उसमें भी आ जाता है अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ डेप्यूटी डायरेक्टर, केवल जिसे एज डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया वही डेप्यूटी डायरेक्टर होगा। बट हमने इसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग सी डेफिनेशन पढ़ी थी असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से, जिसमें हमने पढ़ा था पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ असिस्टेंट डायरेक्टर शैल बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर एज वेल एज, और अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ डेप्यूटी डायरेक्टर शैल बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर। यानी असिस्टेंट डायरेक्टर खुद असिस्टेंट डायरेक्टर है और डेप्यूटी डायरेक्टर भी असिस्टेंट डायरेक्टर है, पर असिस्टेंट डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर नहीं है। इट इज नॉट ट्रू द अदर वे राउंड। यानी कि द डेफिनेशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्लूड्स डेप्यूटी डायरेक्टर, बट द डेफिनेशन ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर डज नॉट इंक्लूड असिस्टेंट डायरेक्टर। यानी डेप्यूटी डायरेक्टर कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, बट असिस्टेंट डायरेक्टर कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज 38 जो बात करता है डायरेक्टर एंड मैनेजर इन रिलेशन टू अ कंपनी। इनका वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड 2 क्लॉज 53 में दिया गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर एंड मैनेजर इन रिलेशन टू अ कंपनी की।
तो ये जो डायरेक्टर और मैनेजर हैं किसी कंपनी के संबंध में, ये वही हैं जिनको सेक्शन 2 क्लॉज 34 और 2 क्लॉज 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। यानी वहां जो डायरेक्टर और मैनेजर का मीनिंग है वही यहां पर डायरेक्टर और मैनेजर का मीनिंग होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज 39 जो बात करता है डायरेक्टर जनरल की या फिर डायरेक्टर की। इसमें दो डेफिनेशन है, डायरेक्टर जनरल को भी डिफाइन किया गया है और डायरेक्टर को भी डिफाइन किया गया है। डायरेक्टर जनरल का मतलब है जिसको अपॉइंट किया गया है टू बी अ डायरेक्टर जनरल, और डायरेक्टर का मतलब है जिसको अपॉइंट किया गया है टू बी अ डायरेक्टर, एंड इंक्लूड्स, डायरेक्टर जनरल में आ जाएगा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर में आ जाएगा प्रिंसिपल डायरेक्टर, और इनमें एडिशनल डायरेक्टर भी आ जाएगा, ज्वाइंट डायरेक्टर भी आ जाएगा, डेप्यूटी डायरेक्टर भी आ जाएगा और एडिशनल डायरेक्टर भी आ जाएगा। ये डेफिनेशन कहती है कि डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर, एंड इंक्लूड्स प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। ये सब लोग मिलकर या तो डायरेक्टर जनरल हैं या फिर डायरेक्टर हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है, कई सारे लोग पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 24 की चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन से, जहां पर हमने पढ़ा था कि चीफ कमिश्नर कौन होगा, खुद चीफ कमिश्नर होगा और उसकी पैरेलल पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल की, वो भी चीफ कमिश्नर हो सकता है। फिर जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है वो भी चीफ कमिश्नर हो सकता है और जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है वो भी चीफ कमिश्नर हो सकता है। यानी डायरेक्टर जनरल चीफ कमिश्नर हो सकता है पर चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टर जनरल की डेफिनेशन में कहीं भी चीफ कमिश्नर का जिक्र नहीं है। तो डायरेक्टर जनरल कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ चीफ कमिश्नर बट नॉट द अदर वे अराउंड। चीफ कमिश्नर कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ डायरेक्टर जनरल। जब हमने चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा खुद चीफ कमिश्नर भी चीफ कमिश्नर है, डायरेक्टर जनरल भी चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी चीफ कमिश्नर है और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल भी चीफ कमिश्नर है। पर जब हमने डायरेक्टर जनरल की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पर, या डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी वहां पर कहीं भी चीफ कमिश्नर का मेंशन नहीं है। फिर हमने डायरेक्टर जनरल को, मैंने ये जो मार्क रखा है, डायरेक्टर जनरल की पैरेलल डेजिग्नेशन है चीफ कमिश्नर। ऐसे ही डायरेक्टर की जो पैरेलल डेजिग्नेशन है वो कमिश्नर लेवल है। डायरेक्टर जनरल के लेवल पर है चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल के नीचे आता है डायरेक्टर, तो चीफ कमिश्नर के नीचे आता है कमिश्नर। ये पैरेलल डेजिग्नेशंस रखते हैं, चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल के साथ और कमिश्नर डायरेक्टर के साथ। सेक्शन 2 क्लॉज 26 में कमिश्नर को डिफाइन किया गया। कमिश्नर में खुद कमिश्नर आता है, डायरेक्टर भी आता है, खुद प्रिंसिपल कमिश्नर आता है और प्रिंसिपल डायरेक्टर भी आता है। यानी कि डायरेक्टर कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ कमिश्नर बट कमिश्नर कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ डायरेक्टर। लेट्स रीड दीज डेफिनेशंस फ्रॉम बेयर एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 36, 2 clause 36, 2 clause 37 and 2 clause 38. 2 clause 36 talks about deputy commissioner, means a person appointed to be a deputy commissioner of income tax under section 237 subsection 1. Then deputy director means a person appointed to be a deputy director of income tax. Then comes director and manager in relation to a company shall have the same meanings as respectively assigned to them in section 2 clause 34 and 2 clause 53 of the Companies Act 2013. Then comes director general or director means a person appointed to be a director general of income tax or director of income tax, and includes principal director general, principal director, additional director, joint director, deputy director और assistant डायरेक्टर। ये सब इन डेफिनेशंस में आ जाते हैं। हमने देखा कि जब हमने डेप्यूटी कमिश्नर की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें असिस्टेंट कमिश्नर का मेंशन नहीं है, पर जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर की डेफिनेशन पहले पढ़ी थी उसमें डेप्यूटी कमिश्नर का मेंशन था। यानी असिस्टेंट कमिश्नर इंक्लूड्स डेप्यूटी कमिश्नर बट डेप्यूटी कमिश्नर डज नॉट इंक्लूड असिस्टेंट कमिश्नर। ऐसे जब हमने डेप्यूटी डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का मेंशन नहीं है, पर जब हमने असिस्टेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी इट हैड अ मेंशन ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। इट मींस असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्लूड्स डेप्यूटी डायरेक्टर बट डेप्यूटी डायरेक्टर डज नॉट इंक्लूड असिस्टेंट डायरेक्टर। ऐसे ही जब हमने डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी इसमें कहीं भी चीफ कमिश्नर और कमिश्नर का मेंशन नहीं है, पर जब हमने चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर डायरेक्टर जनरल का मेंशन था और जब हमने कमिश्नर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर डायरेक्टर का मेंशन था।